एकदम देखते हैं क्या होता है नहीं तो बॉलीवुड में सेट हो जाएगा मिला पाते हैं
अपलोड किया था वो है क्या ये? ये कल वाला, हाँ कल वाला इसको है। हटाना पड़ेगा ना। हाँ वो हटवा के अभी डलवा रहा हूँ। कल अपलोड किया था, ये हटाना पड़ेगा। हेलो। डेस्कटॉप पे डाल दिया ना, उसको अपलोड कर दीजिए ना फेसबुक में। हाँ।
ये फ्री है। ये तो हटाना था ना, जो भेजा वो अपलोड नहीं किया। वहाँ पे तो दिख रहा है वही वाला। ये क्या नाम, नीचे क्या नाम? ये बच्चे की क्लिकर अटेंडेंस बना रहे हैं, तो दोबारा मैं कैसे? यस। अभी कोई कुछ पूछना चाह रहा हो? स्टार्ट करेंगे। तो बेटा मैं 5 के बाद से 7 साल हो गए मुझे ऑफलाइन। ठीक है, मैं भूल गया हूँ तो तुझे लगवा सकता है। ऐसा हो सकता है इसकी उसको ऐसा लग रहा है ऑफलाइन पढ़ाना भूल गए। चलो, कौन कौन है जिसने 12th के बाद में दे रहे हो, मतलब 12th इस साल करी है आप में से? अच्छा, ज्यादातर सब लोग 12th किया हुआ है आपने। अच्छा, कोई ऐसा जिसका फर्स्ट ड्रॉप था अभी इस साल? ठीक है, क्या हो गया? हाथ खड़े कर सकते हो यार। बेटा एक चीज मैं एक बार कुछ चीजें क्लियर बोलूंगा, उसको ध्यान से सुनेंगे। अभी आवाज आ रही है क्या? आवाज तो वैसे भी आ रही थी, इसकी क्यों लगा रहे हैं? अच्छा, उसके लिए है ना। क्लास स्टार्ट कर दी हमने, ठीक है। तो चलिए, कर रहे हैं क्या अपलोड हम लोग? हो रही है? ठीक, कोई नहीं, चलिए जब तक स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा, एक दो चीजें ध्यान रखना। जब तक हुआ नहीं, सारे ड्रॉपर ही हैं, ठीक है। उसमें 2 भी लग सकता है, 4 भी लग सकता है, 10 भी लग सकता है। जब तक अपने पूरी मेहनत नहीं करते हैं तो टाइम लगता है ना। इसमें कोई 2% 1% कोई डाउट नहीं रखना, ठीक है। दूसरा, हमें थोड़ा आता है, पूरा आता है, या कुछ नहीं आता, इस बात का कोई मतलब नहीं है जब तक आप सिलेक्ट नहीं हो जाते, है ना। ठीक है, इस बात का कोई मतलब नहीं है। आपके बगल में कोई 500 वाला बैठा हो,
या ऐसा बैठा हो जिसके 100 आ रखे हो, आप भी उसी क्लास में हो, आप भी वही एग्जाम दोगे। तो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही वो लाइन पार होती है, उससे पहले तो लाइन का कोई मतलब है नहीं, है ना। सही है, तो इस बात को अपने दिमाग, क्योंकि क्या होगा, आप में से बहुत सारे बच्चे डे वन पर कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं ये सोच के कि यार इसको थोड़ा ज्यादा आता है, मुझे बिल्कुल नहीं आता, या मेरा बेसिक वीक है। और हमारे पास ऑफलाइन के ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा वीक सिचुएशन से बहुत अच्छी सिचुएशन में पहुंचे हुए हैं। और उसमें वो बच्चे भी हैं जो बिल्कुल प्योर हिंदी मीडियम से, मतलब 11वीं 12वीं हिंदी मीडियम से पढ़ते हुए वो ट्वेल्थ में पहली बार इंग्लिश मीडियम जैसा करके वहां से वो गए हैं, है ना। तो वैसे एग्जाम्पल्स हैं, और ये उन्हीं के लिए हैं एग्जाम्पल्स जो इस चीज को समझ सकते हैं कि यार मुश्किल होता है, टाइम लगता है, लेकिन अगर हम 1 साल मेहनत करते हैं तो हो जाती है चीजें। ठीक है। और बिल्कुल ऐसा मान के चलो आप सब लोग जीरो पे ही हो, थोड़ा बहुत आना वो ठीक है, आता है सबको थोड़ा बहुत, लेकिन हमें सीखना है, मेन क्या करना है, हमें पूरा 1 साल सीखना है और सीख कर उसे अप्लाई करना है। ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन का हमारा थोड़ा सा जो, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूं, ऑनलाइन और ऑफलाइन में एक डिफरेंस जो हमें खासकर जो फील हुआ और मतलब हमने फील किया, वो ये है कि जैसे ऑनलाइन में हम कभी भी कोई ऐसी बात नहीं बोलते थे जिसको हम आगे एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, उसमें कोई एक ऐसा टॉपिक है जो मैंने थोड़ा सा बता दिया और फिर वो छोड़ दिया, तो ऑफलाइन में आपके पास ऑप्शन ये है कि सर ये करना है नहीं करना। पर ऑनलाइन बच्चे के पास ऑप्शन क्या है कि उसको एक मैसेज करना है इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, सर ये करना है नहीं करना, उसको पता ही नहीं चलता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये एक मेजर डिफरेंस है कि कितना करना है, छोड़ना है नहीं छोड़ना, ये एक मेजर डिफरेंस, क्योंकि कंटेंट हम वैसा ही पढ़ाते हैं, कोई ऐसा नहीं कि आसमान से गिरेगा अचानक से, वही कंटेंट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो टाइम से हमें एक गाइडेंस चाहिए होती है ना, हमें एक ये चाहिए कि यार मतलब ये टॉपिक कितना करें, कहां पर ले जाकर उस टॉपिक को छोड़ दें, समझ में आ रहा है, और उस पर कितनी मेहनत करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम सेशन स्टार्ट करते हैं तो पहला चैप्टर सबका अच्छा हो जाता है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आप अपनी 12th करके आए होगे, तो इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज वाला सबको आता होता है। दिक्कत कहाँ जाती जाके आने शुरू हो जाती है, जब आप फिजिक्स में, मेरे को भी आती थी, मैग्नेटिज्म में पहुंच गए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना। 11th में जब थे तो वेव और ऑसिलेशन तो पता ही नहीं चैप्टर होते हैं, हमें हमें तो नहीं पता था जब मैं 12th में था, मैं क्लियरली बता रहा हूँ आपको, मुझे खुद भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है। अपने को थोड़ा बहुत वो आता था समझ में, जो वर्क एनर्जी पावर तक थोड़ा बहुत समझ में आता है, उसके बाद तो इधर उधर उड़ रहा होता है। तो पॉइंट क्या होता है कि जब हम शुरुआत करते हैं तो हम लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं सब लोग, और सब लोग मेहनत भी बहुत करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसे जैसे सब समय आगे बढ़ता है ना, तो एक तो मोटिवेशन कम होने लगता है, दूसरा हमारा गोल भी हमें उतना क्लियरली दिख नहीं रहा होता, और तीसरा क्या होता है कि हमारा हम जो इस साल पढ़ रहे होते हैं ना, उस साल जो टेस्ट के रिजल्ट आ रहे होते हैं वो हमें रोक रहे होते हैं कहीं ना कहीं। अब यहाँ पर 2 3 तरह के बच्चे होते हैं, एक बच्चा वो होता है जो धीरे 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 छोड़ता चला जाता है, एक बच्चा वो होता है जो लगा रहता है। लगा रहने का मतलब कई तरह के से होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास एक बच्चा था जो जिसकी मैं आपको हिंदी मीडियम बता रहा हूँ, इस वक्त वो मेरठ में एक LLM है, अच्छा कॉलेज है ना, लाला लाजपत राय करके ऐसे कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, अच्छा कॉलेज है, वहां पर है इस वक्त वो। उसको टाइम लगा, पर उसके साथ खास चीज क्या थी, वो क्वेश्चन के साथ लगा रहता था। नहीं, लगे रहना, जैसे मतलब उसको कम समझ में आ रहा है तो भी कोशिश कर रहा है, जैसे फिजिक्स में खासकर वो खुद से सॉल्व कर रहा है। तो उस तरह से उसने, मतलब टाइम लगा लेकिन उसने कर लिया। ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जो बच्चे करते हैं। एक बच्ची थी मेरे पास, उसने 4 साल ड्रॉप किया था, अफसा नाम था उसका, 2 साल उसने कहीं और किया था, मेरे पास वो 2 साल थी। तो जिस साल वो थी मेरे पास, तो उस साल उसका हो जाता, पर लास्ट में जाके क्या हुआ, उससे फिजिक्स कम टाइम में सॉल्व नहीं हो रही थी, वो वहां घबरा गई। तो उसके आए उस साल 550 या शायद 530 नंबर आए, तो वो तो उसी साल निकल जाती। लेकिन कैसे हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे कई फैक्टर्स हैं। पहला, आप 1 साल सीखो पूरा अच्छे से, ये साथ के साथ टेस्ट दो, कम टाइम में दो, और हर स्टेप को जितना सीरियस करोगे ना तो उससे होगा। उसका नेक्स्ट ईयर फिर उसके शायद 610 आए, और उस साल कट ऑफ कम रहती थी, मतलब अभी नहीं जैसा नहीं है, 610 पे भी उसकी रैंक जो थी वो ठीक अच्छी रैंक आई हुई थी। तो उस साल जब वो निकली तो उसको अच्छा कॉलेज भी मिल गया। अभी वो लखनऊ में एक RML कॉलेज है, आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, हाँ, मतलब नया है पर अच्छा कॉलेज है, तो वहां पर वो है। और अभी मेरे ख्याल से उसकी शायद MBBS कंप्लीट हो गई है। तो मेरा पॉइंट सिर्फ आपको ये समझाने का है कि आप में से सभी सिलेक्ट हो सकते हैं। पॉइंट क्या है कि आप खुद को देख रहे हो,
अपने बगल वाले को ना देख रहे हो। एक बात तो अपने दिमाग में ये बिठा लेना, ये सबके लिए ट्रू है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, आप खुद से इंप्रूवमेंट कर सकते हो। दूसरा, आप टीचर से भी बात करते रहो कि मेरे को कहाँ गड़बड़ हो रही है। ठीक है। तीसरी चीज क्या है बेटा, कोई पूरा पूरा चैप्टर प्रॉब्लम नहीं होता है कभी भी, प्रॉब्लम टॉपिक होती है, या थोड़ा सा कोई चीज लाइन प्रॉब्लम होती है। अगर आप ये फील करते हो ना कि यार पूरा ही चैप्टर प्रॉब्लम है, तो फिर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, है ना? ठीक है, क्लियर है। तो हम स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से करेंगे, जैसे स्टार्ट करते हैं। मैं ये मान के चलूंगा आप में से किसी को कुछ नहीं आता, ठीक है, और उस हिसाब से पढ़ाएंगे, स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे। और सिलेबस ऐसे ही जाता है, हम लोग सेल थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं, फिर सेल साइकिल पे जाते हैं, फिर वहां से थोड़ा पेस इंप्रूव होना स्टार्ट होता है। ठीक है, और अच्छा खासा पेस जो होता है हमारे पास, वो प्लांट फिजियो में हो जाता है। ठीक है, प्लांट फिजियो तक ठीक पेस हो जाता है। पर आपने क्या करना है, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, नोट्स प्रॉपर लिखने होते हैं। नोट्स का मतलब होता है कि हम जैसे, एक तो ऑनलाइन में क्या होता है, अपने लिखते हैं तो आप लिख लेते हो, एक तो ये तरीका होता है। ऑफलाइन में क्या होता है, हम समय देते हैं लिखने का, है ना? ठीक है, वो प्रॉपर समय देंगे आपको लिखने का, आप लिखोगे। और या तो मैं डिक्टेट भी कर सकता हूँ, वैसा वहां तो कर नहीं सकते थे ऑनलाइन में, हम लोग डिक्टेट भी करते हैं कि आप लिख लो ये चीजें। ठीक है, क्लियर। दूसरा, एनसीईआरटी पढ़ने की हैबिट अगर किसी को डेवलप करनी है, वो अभी करनी होती है, ये 2-3 महीने में, नहीं तो बाद में नहीं होगी। जैसे अगर मुझसे पूछो कि जो 24 के लिए एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, क्या वो अभी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं? पहले नहीं पढ़ी, मैंने बोलूंगा नहीं पढ़, फिर नोट्स पढ़। हर समय के बच्चे का इलाज अलग अलग होता है। अभी बच्चे जो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़नी है नहीं पढ़नी, मैं उसे मना कर रहा हूँ। रीजन क्या है कि लास्ट मोमेंट पे जाकर नहीं पढ़ी जा सकती एनसीईआरटी। तो जो भी एनसीईआरटी पढ़नी है वो अभी पढ़नी है, क्लियर है। तो क्योंकि आप लोगों के को अभी 12th करके आए हो, जस्ट हम सारी चीजों में हेल्प करेंगे कि क्या क्या करना है। पर आप मेक श्योर आप डेली का जाके डेली रिवाइज करें, ठीक है, वही आपको करना है, ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले मैं नाम जानना चाहूंगा बेटा, क्योंकि मुझे नाम पूछने का हैबिट है। बता भाई, तू बता पहले, खड़े होके बताना चाहिए यार, कैसी बात कर रहा है? अयान, कहाँ से है? मधुबनी से, बैठ जाओ। फरहान, कहाँ से है? शिवान, बैठ जा बेटा। शौकत, कहाँ से है? आर्या, आर्या डिस्ट्रिक्ट है ना? हाँ बेटा, तू बता। आनंद, तेज बोल। आदर्श, सीधा खड़ा होके बोल भाई, डर क्यों रहा है? बता, कहाँ से है? ठीक है, बैठ जा बच्चे, नाम बता, मैं याद करूंगा कुछ कुछ के नाम, बता तू बच्चे। राकिब, रागिब, कहाँ से है? अरिया से। सब लोग वहीं से क्यों? आशीष, हाँ, कहाँ से? अररिया। अमन वर्मा, पटना से। ठीक है, तू बता बेटा, गुस्से में बैठा क्या हुआ है? नाराज है? बता। अमित है? सिर्फ अमित है? अच्छा, कहाँ से है? पटना से ही है। तू बता बेटा लास्ट। आर्यन, हाँ, रोहतास। तू बता बेटा। शिवम पांडे, यूपी, कहाँ से? आजमगढ़ से तू? अच्छा, मुख्तार वाला एरिया है? ठीक, कोई नहीं, बैठ जा। नहीं, मेरा मैं जानता हूँ यार, मैं गया हुआ हूँ आजमगढ़, बैठ जा। मऊ वही है ना? हाँ, बता। अंकित, कहाँ से बेटा? यूपी, कहाँ से? बलिया, शाबाश, बैठ जा बच्चे। मैं याद करूंगा आप लोगों के नाम, है ना, क्योंकि आपके पेरेंट्स आएंगे, मैंने बताया भी था। मुझे सबसे बढ़िया क्या लगता है, नाम याद रखूं और पेरेंट्स आए और बच्चे ही कंप्लेन करूं। ठीक है, ये मेरा बेस्ट काम है, क्योंकि क्या होगा, जब मेरे को नाम याद रहेगा, मैं कंप्लेन करूंगा, तो पिटाई होने के पूरे चांस है। ठीक है, ये मेरी हैबिट में। हाँ बेटा। पटना। तू बता बेटा, तेरी टी शर्ट कहाँ है? मिली नहीं है अभी? अच्छा, ठीक है। हाँ, कहाँ से है? आ, मोकामा कहाँ है? अच्छा, बैठ जा। मोकामा झारखंड में नहीं है? बिहार में है? अच्छा। संजीत, संजीव, कहाँ से बेटा? गोपालगंज से, तो बॉर्डर है उधर तो। बैठ जा, बैठ जा, मैं गया हूँ वहां पे भी। आकाश भारती, कहाँ से है बेटा? कुशीनगर, शाबाश, ये तो बताया तूने, अभी मिला था सब। बेगूसराय। तू तो कह रहा है यूपी से हूं मैं। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट बदल दिया इतनी देर में बता। रुपेश कुमार, कहाँ से बेटा? सहरसा से। अच्छा, तू बता। अभिनंदन, अभिरंजन, ठीक है, बढ़िया। कहाँ से है? समस्तीपुर। यहाँ से सबसे पास डिस्ट्रिक्ट कौन सी है हमारी? अररिया।
पटना में तो है हम लोग, गधा जैसी बात कर रहा है। आजा भाई, बैठ जा बेटा। वैशाली सबसे पास है। अच्छा, ठीक है। प्रयागराज से है, बढ़िया, बैठ जा। दीपक कुमार डिम्पल, नाम गड़बड़ रख दिया भाई ये तो। पर कोई बात नहीं, सही साबित करेंगे। हाँ बता, बैठ। डिस्ट्रिक्ट तो बता। मधेपुरा। तू बता बेटा। मनीष कुमार है, मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुझे एक नाम याद हुआ, शिवम पांडे अभी तक। कोशिश करूंगा मैं सारे याद। अमन, अमन कश्यप कहाँ से है? कटिहार। आनंद कुमार, सही यार, तू सिलेक्ट होगा। तेरा नाम ही आनंद रख दिया है। शाबाश, बैठ जा बेटा, बैठ जा। पटना। सीतामढ़ी। अच्छा, क्या नाम बताया? रजा। ऋतिक राज नवादा। बेटिए आप? समस्तीपुर बेटा। गिरडी, तू बहुत दूर है यहाँ से। बैठ जा बच्चे। कहाँ से बेटा? गया। औरंगाबाद। औरंगाबाद यहीं पे पास में है। अच्छा, बैठ जा बच्चे। सुपोर। सुपोर का कितने दूर है? 350। अच्छा, बैठ जा बच्चे। महाराष्ट्र। महाराजगंज। अच्छा, वो उधर यूपी में है वो तो। बैठ जा बेटा। नीतीश कुमार, बैठ जा भाई। ठीक है। हाँ। वैभव। हाँ, बेगूसराय, तेरा नाम याद हो जाएगा मुझे। बैठ जा। हाँ बेटा। कहाँ से? इटावा से? तू बहुत दूर है यहाँ से। अच्छा, बैठ जा। तुम लोग जो बहुत दूर से आए वो किस लिए आए थे? हम लोगों से पढ़ने? वेरी गुड, कोई बात नहीं। ठीक है। लास्ट बता बेटा। प्रिंस कुमार, बेगूसराय। क्या क्या नाम है? तेज बोल ला यार, तू डर क्यों रहे? तुम लोग इतना डरे डरे से क्यों? मुझे यही देख रहा हूं मैं। है? नीलेश। कहाँ से? साहिबगंज। अच्छा, बैठ बच्चे। ठीक है। झारखंड। साहिबगंज झारखंड में है? अच्छा। मोतिहारी। ठीक है। नवादा। ठीक है, बैठ जा बेटा। भागलपुर तो उधर है। इधर है। मैं सोच रहा है। गौतम कुमार, झारखंड से है? कहाँ से? गोड्डा, हाँ। रांची के पास है ना? उधर, अच्छा। अच्छा, दोनों साथ आए हो। अच्छा। सुपोर। ठीक है। देवघर। देवघर भाई साहब। हाजीपुर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? छपरा। मोतिहारी। तेज बोल। शुभम सिंह, मुजफ्फरपुर। ठीक है। कुछ कुछ के नाम मैं याद कर लूंगा धीरे धीरे, वैसे सबके कर लेता हूं मैं। याद करने का पर्पस दो तीन देखो बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है बोलते वक्त भी, है ना? और किसी को कुछ नहीं आता, जिसको ऐसा लगे मैं ओपनली बोल सकता हूँ। जिसके 650 आ रखे हो, उसको भी सामने बिठा दो, मैं प्रूफ कर दूंगा कुछ नहीं आता। रीजन क्या है? कि एग्जाम के लिए आना एक अलग चीज है, और उसको वहां डिलीवर करना अलग चीज है। सही है? तो हम साल भर में यही सीखेंगे प्रॉपरली, कि किस तरीके से हमें अपने आप को इंप्रूव करना है, और हम और क्या कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है? ठीक है। सही है। सही है। आपने क्या करना है, देखो मैं फिर बताता हूं। जब जर्नी स्टार्ट होती है, तो आपको हमेशा ऐसा लगता है यार ये स्लो जा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट 1 महीने के बाद हाथ से फिसलने लगता है। अभी ऐसा लगता है यार इतना स्लो जा रहा है, इतना कम है, तो मैं ऐसे ही रिवाइज कर लूंगा, इतना ही तो करना होता है। शुरुआत में ऐसा लगता है। लेकिन जब 1 महीना हो जाता है, तो आपको ये पता चलने लग जाता है कि अब मैं डेली का डेली रिवाइज नहीं कर सकता, मुश्किल हो रही है। सही है? और जब ये आखिरी के 2 महीने में पहुंचता है, जब 12th चल रही होती है, तो फिर दिक्कत ये आती है कि 11th करनी है कि 12th करनी है। ये रियल प्रॉब्लम्स है आपकी, है ना? ठीक है, स्टार्ट कर दें? ठीक है। तो सबसे पहले अपने सेल पढ़ेंगे। ठीक है ना? ठीक है, चलो कुछ कुछ पूछते हैं पहले, तो ऐसे थोड़ी पढ़ाएंगे, है ना? पूछना भी शुरू करेंगे पहले तो। बेटा मैं आके ऐसे सीधे नहीं पढ़ाता हूँ, मेरे को अलग है, मैं ऑफलाइन अलग तरीके से पढ़ाता हूँ, शायद आप में से कोई पढ़ा नहीं है। ठीक है, वो मेरा अपना तरीका है। ठीक है। सबसे पहले बताओ भाई, कौन कौन सेल के बारे में कुछ बताना चाह रहा है? तो बता भाई। लास्ट, फिर से नाम बता। अमन वर्मा, बता भाई। तेज की बोलना है पहले। तू तो आ गया यहाँ, यहाँ से दिखेगा। बेटा इधर हो जा, तू बच्चे इधर हो जा। यहाँ
पीछे छुप के बैठा है, जल्दी आ जा, आगे आ जा, आगे आ। हाँ बता, सेल डिफाइन कर जल्दी। बैठ के ही बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जा, बोल। तेरे हिसाब से सेल क्या होता है? लाइफ है और कुछ बता। ठीक है, और कौन बोला? हाँ भाई शिवम, तेरा नाम याद हो गया, तेरे से पूछूंगा पहले मैं। बोल बेटा। शाबाश, तूने क्लास करी है मेरी, वाह शाबाश, बता आगे बता। जल्दी आ, जल्दी आया कर भाई। हाँ, तो हिंदी मीडियम से है? अच्छा, पर इंग्लिश की पढ़ी हो ध्यान से, है ना, एनसीईआरटी, ठीक है। हाँ, उसमें क्या क्रियाएं होती हैं? चल बैठ। हाँ भाई तू बता। ठीक है, ठीक है। सेल और मेम्ब्रेन, ठीक है। सिंपल भाषा में सेल एक कंपार्टमेंट है, जो हमने कभी पढ़ाया भी था, ठीक है। उसमें कुछ अंदर रिएक्शन होती है। और कोई कुछ बताना चाह रहा है? हाँ बोल बेटा। बैठे बैठे बताना यार, पीछे वालों को देखे कर नहीं, बैठे बैठे बता। ठीक है, ठीक है। हम्म, ठीक है। अच्छा, मैं मुझे एक चीज जाननी है आपसे, कितने लोगों को ये पता है कि पहले प्रोकैरियोटिक सेल आया या यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक पहले आया, ठीक है। चलो मेरे हिसाब से अब कोई कोई ऐसे बताओ कि प्रूफ क्या हो सकता है इस बात का कि प्रोकैरियोटिक पहले आया, बता। आरएनए पहले आया तो किसी सेल में आरएनए है? किस सेल में आरएनए? वायरस सेल है? घंटा आप खाबो, बैठ जा। हाँ बेटा। नहीं तो नाम है, नाम बाद में रखा होगा ना। और कौन बता रहा है? एक मिनट रुक जा बच्चा, बेटा बोल। एक एक मिनट रुक जा, बोल बच्चे। ठीक है, उससे मैं जस्ट ये जानना चाह रहा हूँ, आप में से कितने बच्चे ये सोच सकते, कुछ लिखना नहीं अभी, रुको, पहले पहले तुम्हारा थोड़ा दिमाग जान ले, क्योंकि मैं जब तक तुम्हारा दिमाग नहीं जानूंगा पढ़ाऊंगा कैसे मैं। हाँ, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कितने लोगों को ये आइडिया है कि बेसिकली जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में से पहले प्रोकैरियोटिक आया। इस बात के कौन कौन से प्रूफ हैं आपके पास कि प्रोकैरियोटिक पहले आया? मतलब कोई ऐसा प्रूफ आपको पता हो या आपको ऐसा लगता हो? ठीक है, ये तो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। पानी में पाया जाता लाइफ, पहले पानी में, मोस्टली एक्वेटिक होता है। चलो ठीक है, एक मान लिया, एक ये मान लिया, और बताओ। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक में होता। ठीक है, और ट्राई करो, बता बेटा, तू बता। सोच सोच तो, दिमाग तुम लोग को क्या लग रहा है ऐसे थोड़ी होता है, बायो रटने का वैसे भी नहीं है कभी, लॉजिकली सोचो। अच्छा, कोई ऐसा प्रोसेस बताओ जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में कॉमन होता है? सेल मेम्ब्रेन प्रोसेस है? हाँ, साइटोप्लाज्म। अच्छा, बताओ भाई, इतने सारे बैठे हो, कोई आवाज भी ना आ रही है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस दोनों में होते हैं, चलो कौन सा मेटाबॉलिक रिएक्शन? कोई ऐसे स्टेप्स जो दोनों में होते हो, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में? कैटाबॉलिज्म? नहीं। प्रोटीन सिंथेसिस? सब में होता है, सारे सेल में, ठीक है, और बताओ। और कोई चीज? ओके, चलो एक और इसको लेते हैं, और थोड़ा सा पीछे जाते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं, पहले ऑटोट्रॉफिक सेल आया या हेट्रोट्रॉफिक सेल आया? पहले ऑटोट्रॉफिक आया है? एमडी सर दौड़ा लेंगे, ध्यान रखना अगर तुम उल्टे सीधे आंसर करोगे। एक्चुअल में बेटा पहले हेट्रोट्रॉफिक सेल आया। और हेट्रोट्रॉफिक सेल आया कैसे, मैं कुछ कुछ बातें सुनो और आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। पहले हेट्रोट्रॉफिक सेल आया और वो कीमो, मतलब कीमो हेट्रोट्रॉफ टाइप का था। बाहर जो केमिकल रिएक्शन चलते थे उनसे एनर्जी लेता था। धीरे धीरे वो केमिकल्स खत्म होने लगे, तब वो ऑटोट्रॉफिक में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, डायरेक्ट ऑटोट्रॉफिक नहीं आ सकता।
भाई आप भी देखो ना, अभी तो पेरेंट्स पे डिपेंड हो ना, डायरेक्ट थोड़ी कमाने लग जाओगे, हैं? सही है ना? हाँ, तो पहले जो आया बाहर कुछ केमिकल्स होते थे ओशन में, उससे रिलेट आया। चलो देखो क्या है, हम लोग थोड़ा थोड़ा सा बात करके क्या करेंगे, आपके लेवल्स के आसपास आएंगे, उसके बाद से वहां से उसको उठा लेंगे। ठीक है, क्लियर? दूसरी चीज क्या, आप लोग बात बताया करो भाई, बहुत नींद आ रही है तुझे, क्या हुआ है? मूवी देख रहा था रात में? है? ठीक है भाई, मूवी वूवी ना देखा करो कोई। अभी तुमको लग रहा है टोटल 9 महीने होते हैं नीट में, एग्जैक्ट याद रखना, सिर्फ 9 महीने हैं। अगले साल वाले में बोल रहा हूं मैं, इससे ज्यादा समय नहीं होता है, उसी के अंदर सारा करना होता है हमें, है ना? ठीक है, सही है, ठीक है। तो कुछ कुछ बेसिक चीजों से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल, एक हम लोग कंपार्टमेंट बोलते हैं। कंपार्टमेंट का क्या मतलब होता है? चैम्बर। देखो हुआ क्या था, मैं आपको बताता हूँ। हम जब एवोल्यूशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले, जैसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल पहले क्यों आया, क्योंकि पहले कंडीशंस कैसी थी, मुश्किल थी। तो जो भी हार्श कंडीशन में सेल्स मिलते हैं, हार्श मतलब मुश्किल, वो आर्की बैक्टीरिया मिलते हैं, और वो सारे क्या हैं? प्रोकैरियोटिक है। वो सारे क्या है? प्रोकैरियोटिक है। जो हार्श कंडीशन में मिलते हैं वो सारे क्या है हमारे पास? प्रोकैरियोटिक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, जैसे ग्लाइकोलिसिस हो गया। ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा स्टेप है जो दोनों में कॉमन है, प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक में होता है। ये चीज समझ में आ रही है? ये चीज क्लियर है? ठीक है। तीसरी चीज क्या है बेटा, कि हमारे पास जो मतलब प्रोकैरियोटिक जो सेल हम बोलते हैं, पहला सेल वो आएगा जो लेस कॉम्प्लेक्स हो, जैसे आप लोग बोल रहे हो ना ऑर्गेनल्स वाली बात। देखो एक चीज और याद रखो, कोई भी सेल जो पहले आता है, जो स्टार्टिंग में आता है, वो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो सकता। मतलब एक सिंगल चैम्बर के अंदर सब कुछ चल रहा है। जैसे अगर हम ऑर्गेनल्स की बात करें, ऑर्गेनल्स का क्या मतलब होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये सब ऑर्गेनल्स हैं। ऑर्गेनल्स एक्चुअल में होते क्या है? एक ऐसा चैम्बर है जिसके अंदर अलग रिएक्शन चल रहा है। यस, है ना? एक अलग रिएक्शन चल रहा है, उसको अपने क्या बोल देते हैं? ऑर्गेनल्स बोल देते हैं। सही है, ठीक है, क्लियर है? हाँ। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे, आज कोशिश करेंगे आपको प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा दें थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहले अपने सेल से स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालो, सेल यूनिट ऑफ लाइफ है, चैप्टर का नाम। अच्छा मैं ये जानना चाह रहा हूँ, नंबर्स पता है आपको कितने कितने, किस चैप्टर से आते हैं क्वेश्चंस? अच्छा ये सब भी मेरे को बताना है ना, ठीक है। हेडिंग डाल लो भाई, चलो। नहीं, काइकू फ्रेश बन, मेरी बात नहीं समझ रहा है तू बेटा। बात ये नहीं है ओल्ड और नई की, बात ये तू क्लास में क्या करेगा फिर? है, है पूरा बना। अगर पूरे साल पढ़ रहा है तो दोबारा लिख प्रॉपर तरीके से। मैं यहाँ पे अपनी वो चला दूं, लेक्चर पुराने? अब बता, मतलब मेरे से पूरी मजदूरी कराएगा और खुद नहीं लिखेगा? है? क्यों? छोड़ सकता है तो अपने लिए छोड़। एक्चुअल में क्या होगा मैं बताता हूँ, देखो इधर देखो, एक मिनट कॉपी दिखा। आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, नोट्स लिख लेंगे। अगर नीचे आप स्पेस थोड़ा बहुत रखते हो ना, या साइड में रहता है, तो वो आप यूज किसके लिए कर सकते हो, या बाद में यहाँ पे पेज चिपका सकते हो। पूरे पेज को आपको 4 5 7 लाइनों में याद रखना होता है। जब आपके मान लो एक चैप्टर के नोट्स 80 पेज के हैं, तो पूरा का पूरा 80 पेज तो आप बार बार रीड नहीं कर पाओगे। तो काम की लाइनें नीचे ही होनी चाहिए बस। सही है ना? पर वो बाद में करना, अभी तो ठीक है, नॉर्मल बनाते हैं अपने। ठीक है, आ जा भाई। लेट क्यों आ रहा है? क्या हो गया? गाड़ी पंचर हो गई? चलो स्टार्ट करते हैं, ये कैसे लिखते हैं। एक तो बेटा ये थोड़ा सा बोर्ड हमारे लिए नया है ना? हाँ, देखो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। थोड़ी राइटिंग इस पे अजीब सी आ रही है, कोई बात नहीं, मेरी अजीब है भी। चलो ठीक है, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। मैं एक बार थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। इस चैप्टर से अभी जब डिलीट हुआ है थोड़ा बहुत सिलेबस, वैसे इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आसान आएगा, ठीक है, इसका क्वेश्चन बिल्कुल आसान आएगा। टॉपिक्स क्या क्या है, हेडिंग डाल, पहले टॉपिक्स के नाम लिख लो। लिख पाओगे सब लोग अगर मैं बताऊंगा? पहले हेड चैप्टर का नाम डालो, सेल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सही है, सेल यूनिट ऑफ लाइफ डाल दी सबने। टॉपिक्स लिखो पहले, टॉपिक कौन कौन से इसमें। हाँ भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक का नाम है प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे। टॉपिक के नाम लिख लोगे कि स्पेलिंग बोलूं प्रोकैरियोटिक सेल की? बता दो भाई कोई। भाई पहले बोल रहा हूं, जो भी पूछना है पूछ लो। अगर नंबर नहीं आए टेस्ट में
तो पिटाई होगी, ध्यान रखना। तुम्हें पता नहीं, ऑफलाइन में बहुत पिटाई करता था, है ना? ठीक है, कुछ तो आज ही टिकट वापसी घर है नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल पहली हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग, फिर हम पढ़ेंगे बेटा बेसिक्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। सेकेंड हेडिंग में बेसिक्स पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के। लिख पा रहे हैं सब लोग? ठीक है, बेसिक्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे। तीसरा हाँ टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल थ्योरी में सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, सही है? फोर्थ टॉपिक जो अपने पढ़ेंगे सेल वॉल, ठीक? फोर्थ टॉपिक अपने क्या पढ़ेंगे? सेल वॉल। फिफ्थ टॉपिक जो अपने पढ़ेंगे, हाँ भाई, सेल वॉल के बाद क्या दे रखा है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, लिखो, है ना? सेल वॉल के बाद क्या दे रखा है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। भाई देखो, मुंह वगैरह ना उबासी वगैरह देख के लिया करो, मक्खी वक्खी उड़ती रहती है ना? सही बात है ना भाई? हाँ, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी। उसके बाद हाँ भाई, लाइसोसोम्स। टॉपिक्स लिख लो पहले ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। लाइसोसोम्स, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे वैक्यूल। लिख पा रहे हैं सब लोग? स्पेलिंग भाई, किसी को किसी की स्पेलिंग ना आए पूछ लेना। वैक्यूल, ठीक है बेटा, है ना? उसके बाद वैक्यूल के बाद लिख लो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे हम लोग, प्लास्टिड्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्लास्टिड्स, ठीक है। उसके बाद राइबोसोम है, ठीक है, राइबोसोम लिखो, राइबोसोम, बढ़िया। उसके बाद राइबोसोम के बाद साइटोस्केलेटल एलिमेंट लिखो, न्यूक्लियस नहीं आता, साइटोस्केलेटल एलिमेंट, साइटोस्केलेटल लिख लेंगे स्पेलिंग, साइटोस्केलेटल एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बेटा देखो, हम इसलिए भी आपको डिक्टेट करेंगे, थोड़ा आपको लिखने की हैबिट होनी चाहिए, नहीं तो आप लिख के याद नहीं करते हैं। ऑनलाइन में हमने एक बात और सीखी बहुत सारे बच्चों के बारे में, कि उनको पेन चलाने की हैबिट नहीं होती है, जिसकी वजह से उनको सिलेक्शन में दिक्कत होती है। क्योंकि जब तक आप लिख के याद करना स्टार्ट नहीं करोगे, मैं बताता हूँ मैं कैसे करता था, एक बार दिखा बच्चे। हमारे पास पूरे पेज के नोट्स को अपने ने पेंसिल से छोटा छोटा लिख लिया, उसी को मल्टीपल टाइम लिख कर याद करते हैं। एक और तरीका होता है, मेरे पास ये 7 पेज हो गए, इन 7 पेजों को मैंने रीड कर लिया अच्छे से नोट्स को, और मैंने आंख बंद करके उसको रिवाइज किया, और उसके बाद एक रफ रजिस्टर उठाया, उसमें आधे पेज पे उस 7 पेज का डाटा लिख दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? ये तरीका होता है रिवाइज करने का। अगर मेरे पास 40 50 60 पेज के नोट्स हैं एक चैप्टर के, तो मैं 6 6 7 7 पेज करके उसके डाटा को मन में, मतलब बार बार पढ़ के याद करके लिख रहा हूं। अगर वो डाटा मेरे हाथ पर बैठ गया सही से, तो मुझे याद रहेगा। सही है? ठीक है। जैसे आप कभी ऑफ पेपर देने जाते थे स्कूल में, आपको कब पता चलता है कि टॉपिक याद हो गया मुझे? लिख के, आप खुद से लिख के आपको श्योर हो जाए कि मैं बिना देखे लिख पा रहा हूं, तभी आपको श्योर होता है ना। सेम इसके साथ जाएगा, ठीक है। मेहनत लगेगी, लेकिन ये श्योरिटी रहेगी मुझे आता है। सही है? ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद माइक्रोबॉडीज लिखा सबने? उसके बाद क्या है? माइक्रोबॉडीज के बाद और भी कुछ है? सैटेलाइट लिखा हमने? लिख लो, सैटेलाइट भी लिख लो अलग से, और सेल थ्योरी लिख लो लास्ट में। सैटेलाइट बेटा, सैटेलाइट स्पेलिंग लिख लेंगे, ठीक है। सैटेलाइट और सेल थ्योरी। चलिए, तो सबसे पहले अपने बेसिक सेल का पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक बार देखते हैं स्लाइड्स में हमारे पास। हाँ, चलिए, टुडेज गोल में था, हमने सेल के बारे में पढ़ना है ना। चलो आ जाओ, चलो देखते हैं व्हाट इज सेल। स्टार्ट करो, बेसिक बेसिक पॉइंट्स पे बात करेंगे, ठीक है। देखो,
सबसे पहले बात, उल्टे सीधे साइंटिस्ट के नाम याद नहीं करने जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सेल किसने खोजा, क्या था, वहां पर एक ही साइंटिस्ट का नाम है ल्यूवेनहुक। उसके अलावा एनसीईआरटी में कोई डाटा नहीं दे रखा, तो हम कोई डाटा याद नहीं करेंगे। क्लियर है? ठीक है। सबसे पहले सेल क्या होता है थोड़ा सा समझाता हूं, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा आप बेटा आज थोड़ा राइटिंग का रहेगा, क्योंकि हम लोग इस पे पहली बार कर रहे हैं काम, है ना। तो थोड़ा सा देखना, थोड़ा मुझे भी रहेगा। देखो, सेल अपने क्या होता है, सेल क्या होता है, हम लिख रहे हैं सेल इज अ कंपार्टमेंट, है ना। कंपार्टमेंट का क्या मीनिंग होता है? चैम्बर, ठीक है। भाई ये बहुत मुश्किल है पर लिखना इस पे, चलो कोई नहीं, इधर ध्यान रखो। मान लो मैंने ये चैम्बर बना दिया, ठीक है, सही है, ठीक है। अभी कुछ बनाऊं मत यार, रुक जाओ, मैं टाइम दूंगा प्रॉपर लिखने का, ठीक है। पहले सुन लो सिर्फ ध्यान से, मेरा अपना तरीका से, पहले सुनो ध्यान से, लास्ट में मैं टाइम दूंगा तब लिखना, ठीक है। सही है, सुनो। देखो, सबसे पहले अपने दिमाग में आपने क्या क्या सोचना है, सेल एक कंपार्टमेंट है। कंपार्टमेंट का क्या मीनिंग होता है? जो बाहर, हाँ चैम्बर, जो बाहर और अंदर के एनवायरमेंट को अलग करे, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अच्छा, हुआ क्या था, कैसे एवोल्यूशन हुआ, पहले सुनेंगे ध्यान से, पूरी स्टोरी समझेंगे ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। अर्थ जब इवॉल्व हुई, अर्थ बनी, थोड़ा बहुत डाटा हमारे पास जो है वो ये है कि अर्थ हमारे पास कुछ 4.5 बिलियन साल पुरानी है, ठीक है। एक बेसिक सा सवाल पूछूंगा, देखें कितने बच्चों को इसका आंसर पता है। ओशियन जो है, ओशियन, है ना, जो सबको पता है, ठीक है, वो कैसे बने हैं, कौन बताएगा? बने कैसे हैं, मतलब इतने बड़े बड़े ओशियन बने कैसे होंगे, थोड़ा बहुत बताओ। भाई मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बगल वाले को भी नहीं आता, साफ बात है, बोल सकते हो कुछ भी, बता भाई। हाँ सही बोल रहा है, हाँ सही बोल रहा है वो। हाँ, एक्चुअल में क्या था, अर्थ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे, बहुत ज्यादा ईयर्स तक। आपने एक रिएक्शन एवोल्यूशन में पढ़ा है, पहले सुनो ध्यान से। आपने रिएक्शन क्या पढ़ा है कि जब आप पे कुछ लिखना नहीं, पहले अपने पास ये अर्थ है, ठीक है, यस। उसके बाद मेरे पास क्या था, जैसे यहां मीथेन निकली, तो मीथेन जो है मान लो रिएक्ट करी, तो मीथेन रिएक्ट करने के बाद हमारे पास क्या हुआ, जैसे मान लो हमारे पास क्या था, सबसे पहले मान लो ये पानी है, ये टूटा, इसने क्या बना, हाइड्रोजन बनाई और ऑक्सीजन बनाई, ये ऑक्सीजन इससे रिएक्ट करी, तो मेरे पास फिर से पानी बना। भाई मैं अगर इसको रिएक्ट कराऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, CO2H2O बनेगा, कंबशन करा रहा हूं ना मैं। तो मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं, इधर को देखो भाई बोर्ड की तरफ, मैं यार कुछ लिखना नहीं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। मान लो ये अर्थ है अपने पास, अर्थ से कुछ चीजें जैसे मीथेन वगैरह, NH3 वगैरह, ये गैसेस निकली थी, साथ में पानी था, लेकिन वो पानी किसकी फॉर्म में था, गैस की फॉर्म में। हमारे पास बाहर से क्या पड़ी, उस पर लाइट वगैरह पड़ी, वो पानी टूट गया किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से? ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, हाइड्रोजन हल्की है, तो अर्थ की ग्रेविटी उसे होल्ड नहीं कर पाई, वो चली गई बाहर, ठीक है। ऑक्सीजन रह गई, ऑक्सीजन रिएक्ट करी CH4 से, तो क्या बनेगा, कंबशन करेंगे तो CO2H2O बनेगा, तो CO2 बन रही थी और साथ में H2O बन रही थी। जो H2O ऐसे बनता गया, जब वो कूलिंग हुई ना, तो वो पानी की फॉर्म में इन गड्ढों में भर गया, जो अर्थ पर गड्ढे थे ना, यहां पर भर गया। सवाल अब है मेरा आपसे, ये पानी जो बारिश का होता है, ये फ्रेश वाटर होता है कि मतलब खारा पानी होता है बारिश का? बारिश का पानी खारा होता है? पापियो, मीठा पानी होता है, मीठा पानी होता है ना बारिश का। तो पर ओशियन में खारा कैसे है, कैसे? पीएच, शाबाश। और कोई क्वेश्चन समझ में आया है? छठी क्लास का क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन क्या है पहले समझ में आया? हाँ, क्वेश्चन ये है, रुक जा एक मिनट क्वेश्चन ये है कि जो ओशियन है उसका पानी मीठा होना चाहिए, क्योंकि वो बारिश का पानी है, नहीं? पर वो खारा क्यों है? कुछ बताई थी मैंने, मेरे को बता रखे, मुझे ये भी पता है, बताओ भाई। कोई एक भाई, कोई एक बहन जो बताना चाहे, बोलो भाई। क्वेश्चन समझ में आया? छठी क्लास का क्वेश्चन है ये, तो यकीन नहीं हो रहा है, सच में 6 क्लास का भाई। क्वेश्चन सुनो, अब सुन लो ध्यान से, बोल बोल बोल, तो बोल रहा।
हाँ, तो कुछ हद तक ठीक बोल रहा है। देखो वो क्या बोल रहा है और क्या होना चाहिए एग्जैक्ट में। हमारे पास एक वाटर साइकिल होती है अर्थ पे। वाटर साइकिल क्या होती है? जैसे अपना जो पानी है वो नीचे आएगा, ठीक है, बारिश हुई, वो फिर इवेपोरेट होके ऊपर जाता है, और जब वापसी किस में, रिवर्स में जाता है। रिवर्स फाइनली कहाँ जाती है? ओशियन में। सही है। तो उस रिवर ने लैंड का सॉल्ट इकट्ठा किया ओशियन में, पर वो इतनी ज्यादा बार कर दिया है कि रिवर का पानी कम खा रहा है, ओशियन का ज्यादा है। वो साइकिल बार बार घूमी है। मेरी बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे मान लो ये इवेपोरेट हुआ, ये रिवर पे गिरा, रिवर से फिर ओशियन में गया, ये साइकिल रिपीट हो रही है। जो इवेपोरेशन होता है उसमें सॉल्ट इवेपोरेट होता नहीं, ठीक है। तो वो ऐसे घूमते घूमते वो जो उसका पानी था ना, जो हमारे पास बेसिकली इसका जो, ये मान लो लैंड वगैरह का सॉल्ट था, वो जाकर उसने ओशियन में इकट्ठा कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब मेरा ये कहना है कि जैसे पानी, मान लो ओशियन का पानी इवेपोरेट हुआ, लैंड पर गिरा, लैंड से बहता हुआ वापसी ओशन में जाएगा, तो जो लैंड के ऊपर की सतह का सरफेस का सॉल्ट था वो कहां इकट्ठा कर रहा है? ओशन में इकट्ठा कर रहा है। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, उससे ओशन का पानी खारा हो गया। सही है। हाँ, ये एक्चुअल में हुआ था। अब क्या है बेटा, ओशियन इतने बड़े बड़े हैं, वहां पर कंडीशंस कैसी थी बता देता हूं। टेम्परेचर हाई था, तापमान हाई था, और वहां पर काफी सारे केमिकल रिएक्शन चल रहे थे। सही है। वहां क्या चल रहे थे? केमिकल रिएक्शन चल रहे थे। अब क्या हुआ, बहुत सारे मान लो यहाँ केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं ओशियन में, ये सारे केमिकल, कुछ लिखना नहीं, मैं बस समझा रहा हूं आपको, मैं लिखवाऊंगा प्रॉपर। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, पहले समझ लो, मैं लिखवाऊंगा, डिक्टेट करूंगा प्रॉपर। ठीक है। तो बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं हमारे पास, उन सारे केमिकल रिएक्शंस में से क्या हुआ कि कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस थे जिनमें लिपिड बनने लगे। अब लिपिड की क्या प्रॉपर्टी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लिपिड की प्रॉपर्टी। अच्छा, लिपिड और फैट में अंतर पता है किसी को? बोलो भाई। बच्चे, मैं क्रॉस क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि मुझे आपके बेसिक्स ठीक करने हैं बहुत सारे बच्चों के। जैसा मुझे वीटी सर से फीडबैक मिला है, चमत्कारी बच्चे हैं, ठीक है, तो मुझे चमत्कार थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं पूछूंगा। हाँ बोलो भाई। हाँ, बताओ। लिपिड, ठीक है, कुछ कुछ सही, और बोलो, जल्दी बोलो यार, तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? आसमान से थोड़ी पूछ रहा हूं, बोला करो। तुम समझ नहीं रहे हो, तुम बिहार को और पीछे ले जा रहे हो। हाँ बेटा, हाइड्रोफोबिक होता है। पहले सुनो ध्यान से, पहले सारी बातें सुनो। लिपिड क्या है सबसे पहले, ये सबको समझ में आ रहा है, केमिकल कंपाउंड है, ठीक है। लिपिड केमिकल कंपाउंड है, ये सब एग्री कर रहे हो, ठीक है। पहला पॉइंट क्या, मैं सारा लिखवाऊंगा आपको, जो काम का है सब लिखवाऊंगा। आप ये टेंशन मत करो कि कॉपी में नहीं है, कॉपी वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर प्लीज ध्यान से सारी चीजें सुनो, नहीं सुनोगे आपको समझ नहीं आएगा कुछ भी। लिपिड क्या होता है? लिपिड एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जो पानी को रिपेल करता है। नॉर्मली उनको हम लिपिड की कैटेगरी में डालते हैं। होता क्या है, होता क्या है कि जो फैट है, मेरी बात सुने, सारे फैट लिपिड होते हैं, पर सारे लिपिड फैट नहीं होते। इसका मतलब लिपिड एक बड़ी कैटेगरी है, उसके अंदर फैट एक चीज है, सही है। उसके अलावा वैक्स भी आता है। मेरी बात समझ में आ रही है? सही है। और भी चीजें आती हैं। तो लिपिड और फैट में फर्क समझ में आ रहा है? लिपिड बड़ी कैटेगरी है, उसमें फैट भी आएगा, वैक्स भी आएगा, और तरह के लिपिड आएंगे। ग्लिसरॉल लिपिड है? यस और नो? लिपिड है। किसी को ग्लिसरॉल का फॉर्मूला याद है? कितनी कार्बन होती है ग्लिसरॉल में, कौन बताएगा? 3 कार्बन है, ठीक है, ये बना दिया, सही है। और बताओ। ठीक है, यहां CH2। अच्छा, सबको प्रोपेन लिखना आता है? प्रोपेन तो लिखना आता होगा, बोलो। अरे तेज की बोला करो, बोलो भाई, यस सर। हाँ, हाँ तेज बोला करो। ये CH2OH है, ये CH, हाँ CHOH होगा, और यहाँ CH2OH होगा। मैं भी बस बोर्ड पे इसलिए लिख रहा हूँ चीजें, अभी मैं प्रॉपर लिखूं, कुछ लिखना नहीं। CH2 है, सी, ये क्या है मेरे पास? ग्लिसरॉल है, ये भी लिपिड है। ये लिपिड इसलिए क्यों लिपिड है? क्योंकि ये वाटर रिपेलिंग है। ये हम लोकली कहाँ यूज करते हैं? ग्लिसरीन सुना है सबने? ये ग्लिसरॉल ही होता है। सही है भाई? नींद आ रही है? इधर ध्यान रख। हाँ, सही है। सोने नहीं दूंगा मैं क्लास में, चाहे जो हो जाए। ऑनलाइन में तो तुम फोन बंद करके मस्त सोते होगे नहीं? सर अपना लगे हुए मजदूरी कर रहे हैं, ये मस्त सो रहे हैं अपना, है, उसके बाद लिख रहे हैं सर रिपीट, है ना? कोई नहीं। क्या बोल रहा बगल वाले से? सो जाते हैं? अच्छा, अच्छा सुनो, देखो क्या करेंगे।
आपको कुछ टाइम लगेगा, धीरे धीरे बेसिक्स बनने लगेंगे। चीजें बहुत सारी होती हैं जो गैप होता है। ठीक है, क्लियर है? बायो आसान है, लॉजिकल है, आपको समझ आने लगेगी तो गैप बनने लगेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत आप लोगों की बायोमोलिक्यूल की रहती है, क्योंकि उसमें चीजें रिलेट नहीं कर पाते। ठीक है, वो दिक्कत रहती है। सही है, वो सारा बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक बेसिक बातों से। सबसे पहले हमने सेल के बारे में बात करते हैं, जो मैं लिपिड की बात कर रहा था। मैं आपसे ही कह रहा था कि आप अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाने की कोशिश करो कि एक बहुत बड़ा ओशियन है, उसमें काफी सारे केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं। लिपिड के मॉलिक्यूल एग्रीगेशन बनाते हैं। एग्रीगेशन का मतलब होता है इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, जब वो इकट्ठा हुआ लिपिड का मॉलिक्यूल ऐसे, जब वो ऐसे इकट्ठा हुआ तो उसने एक चैम्बर बना दिया। क्या बना दिया? ऐसा एक चैम्बर बना दिया। अब ये जो चैम्बर था ना, इस चैम्बर के बाहर कुछ केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन अंदर चल रहे हैं। सही है, इसको हमने क्या बोल दिया? सेल बोल दिया। इसको हमने क्या बोल दिया? सेल बोल दिया। अब मेरी बात सुनते रहना ध्यान से। ये जो केमिकल रिएक्शन अंदर हो रहे हैं और बाहर हो रहे हैं, इनमें एक कुछ डिफरेंसेस मुझे क्या मिलने लगे। अगर मुझे अंदर वाले रिएक्शन फास्ट कराने हैं तो मुझे यहां पर कुछ एंजाइम और कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। ये चीज समझ में आ रही है? बोलो, ये चीज समझ आ रही है? तो अंदर मुझे कुछ कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, मुझे कुछ एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी, मुझे और भी चीजों की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए मुझे प्रॉपरली डीएनए की जरूरत पड़ती है। डीएनए क्या करता है बेटा? डीएनए या आरएनए जो भी जेनेटिक मटेरियल था वो इसलिए चाहिए ताकि वो क्या कर सके, अपने अंदर इंफॉर्मेशन रख सके। हुआ क्या कि एक सेल बनने में, एक चैम्बर बनने में बहुत साल लगे। उसके बाद उसके अंदर क्या चल रहा है इस चीज को बनने में बहुत साल लगे। अब ये एक तरह की इंफॉर्मेशन है। अगर उस सेल से मैं डिवाइड करके दो सेल बनाता हूं तो आसानी से वो इंफॉर्मेशन दूसरे सेल में चली जाती है। नहीं तो हर बार मुझे उतने ही साल लगेंगे वो सारी चीजें बनाने में। मेरी बात समझ पा रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी किताब में जो बातें लिखी हुई हैं वो कभी ना कभी किसी ने डिस्कवर की होगी। तुम उसे एक साल में पढ़ ले जाते हो। बोलो भाई। ठीक है, तो अगर बाहर कोई नहीं है भाई, टेंशन ना ले। कौन है बाहर? कोई है? ठीक है, इधर ध्यान दे। सही है, देख। हम जो चीजें हम लोग पढ़ते हैं वो एक साल में पढ़ ले जाते हैं, वो उन्होंने हजारों सालों में या कुछ ईयर्स में डिस्कवर करी होंगी। तो अगर तुम खुद से करने जाओ तो उतना ही टाइम लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेल के अंदर जो भी रिएक्शन आए, उन रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं, उनके लिए क्या चाहिए, इन सब के लिए टाइम लगा हमें। इन सब के लिए क्या लगा? टाइम लगा। तो हमने क्या किया, एक डीएनए या एक जेनेटिक मटेरियल इवॉल्व किया जिसमें वो सारी इंफॉर्मेशन थी। वो सारी इंफॉर्मेशन थी जो जो क्या थी, जो उन रिएक्शंस के लिए चाहिए, ताकि हर बार जब सेल डिवाइड करे तो वो इंफॉर्मेशन भेज सके। इस बात में कोई डाउट है किसी को? पूछ लिया करो भाई। ऐसा नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लोग समझो, आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ये अलग है। ऑनलाइन से इसलिए अलग है, यहाँ ऑप्शन है आपके पास पूछने का। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि मैं इजिली चेहरा देख के बता सकता हूं कि किसको आया किसको नहीं आया। पहली क्लास है, मैं आराम से आपको समझा रहा हूं चीजें, और मैं वैसे ही समझाऊंगा। लेकिन मैं 100% श्योर हूं, अगर आप नहीं फॉलो करेंगे नहीं होगा। चाहे चाहे कुछ एनटीए का चेयरमैन आपको पढ़ा दे, उससे नहीं होता है। आपको अपने ऊपर बिलीव करके मेहनत करनी पड़ेगी। ये चीज समझ में आ रही है बेटा? इसको अपने दिमाग में बिठा लो पहली क्लास में ही। क्लियर है? क्या वो बंद हो गया क्या? चल तो रहा है। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है अब? आ तो रही थी, मना कर रहे हैं। किसमें नहीं आ रही थी? फोन में भी चलता है? अच्छा, तू घर देखता है, यहीं पढ़ लेकर। हाँ। क्या हो रहा है? आवाज आ रही है? स्पीकर भी नहीं आ रही है? अच्छा, आधे तो खुश हो गए अब इस बात पे। क्या हुआ? आवाज आ रही है? अब आ रही है? आ रहा है? सही है, ठीक है।
बंद कर दे भाई उसको जल्दी से। अच्छा कुछ घर देख रहे होंगे बैठ के, ये लाइव वाला तो बंद करना पड़ेगा यार, ये तो रिकॉर्डेड होना चाहिए। नहीं लाइव तो यहीं आके पढ़ो तुम। बंद करो बेटा, ये आवाज आ रही है फिर से, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करो। सबसे पहले सेल के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट लिखते हैं, मैं फिर से समझाऊंगा बोर्ड पे, लिखना स्टार्ट करते हैं कुछ कुछ पॉइंट, ठीक है। व्हाट इज सेल, फर्स्ट पॉइंट लिखो। लिखें बेटा, स्टार्ट करें, ठीक है। लिखो, सेल इज अ कंपार्टमेंट, लिखते चलेंगे। जिसको लिखने में प्रॉब्लम हो बताना मुझे कि नहीं मैं लिख नहीं पा रहा हूं, क्या दिक्कत है बेटा, क्या, वही तो पूछ रहा हूं। डिक्टेट करके लिख नहीं पाता है क्यों? तू आ गया बगल वाले के साथ बैठ, साथ में देख किसी के हाथ, जल्दी आ। स्पेलिंग पूछ सकता है भाई, जल्दी आ। हाँ बैठ जा, किसी के साथ बैठ के लिख। और कोई? हाँ बेटा देखो, आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा। पहला, सुन के लिखना इसलिए सीखना पड़ेगा, मेडिकल कॉलेज में ये सब फैसिलिटी नहीं है कि वो आराम से डिक्टेट करेगा तब आप वहां पे, वो जिस तरीके से पढ़ाते हैं आपको पता है बहुत खतरनाक तरीका है वहाँ, वो कुछ नहीं पढ़ाते, ठीक है। हाँ मैं पहले बता रहा हूँ, तो वो आपको सीखना पड़ेगा, वहाँ मुश्किल हो जाएगा। तो आपको क्या सीखना है कि जो मैं बोलूँ कुछ वो लिख लो, और कुछ मैं जो समझाऊंगा बोर्ड पे फिर वो लिखने, डायग्राम्स वगैरह। आपके नोट्स प्रॉपर बनेंगे, पर आपको डिक्टेट कर, क्योंकि मैं सारा यहाँ पे लिखूंगा तो मैं जैसे पीछे मुड़ूंगा तुम यहाँ कुछ गेम खेलने लगोगे, है ना। ठीक है, वो भी एक ऑप्शन होता है ऑफलाइन में ना, गेम खेलने का, नहीं। हाँ चलो लिखो, सबसे पहले लिखो, सेल इज अ कंपार्टमेंट विथ सेपरेट, आउटर एनवायरमेंट, with separate outer environment from inner environment, from inner environment, उसको अपने एक सिंपल सेल कह रहे हैं, ठीक है, सही है। दूसरा लिखो, दूसरा लिखो, लिखो इनसाइड सेल, इनसाइड सेल certain chemical reactions is occurring inside cell, certain chemical, certain का क्या स्पेलिंग लिख रहा है कोई? CRTIN है, certain मतलब कुछ, certain chemical reactions are occurring, certain chemical reactions are occurring। हाँ भाई, अब बॉक्स बना के लिखो, केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन में डिफरेंस। चलो भाई पहले लिख लो फिर बॉक्स बनाना, समझ में आ रहा है? बॉक्स बाद में बनाया जाता है, नहीं तो बाहर चला जाएगा उससे। लिखो, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? कोई भी रिएक्शन जो है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन करके एनी रिएक्शन लिखो। केमिकल, भाई मैं केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ा रहा हूं, सुनो पहले। हमने रिएक्शन की बात करी है, हम सेल के अंदर कौन से रिएक्शन की बात करेंगे? बायोलॉजिकल रिएक्शन की, तो उसे हम मेटाबॉलिक रिएक्शन लिखेंगे। तो हम केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन में डिफरेंस लिखवा रहे हैं आपको, समझ में आ रहा है? बोलो भाई यस। तो केमिकल रिएक्शन क्या लिखो? एनी रिएक्शन, उसको अपने केमिकल रिएक्शन कह रहे हैं। भाई मैं केमिस्ट्री वाला तो लिखवाऊंगा नहीं, है ना, सिंपल एनी रिएक्शन को अपने केमिकल रिएक्शन कह रहे हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए लिखो डैश करके, रुक जा भाई एक मिनट, थोड़ा मुझे ही पढ़ाने दे। मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है लिखो, आप बॉक्स में लिख सकते हो, डिफरेंस बना के लिख सकते हो, है ना। बॉक्स में लिखोगे तो ज्यादा ठीक है, कैसे भी लिख लो। लिखो मेटाबॉलिक रिएक्शन, लिखो, लिखो दोज केमिकल रिएक्शंस, दोज केमिकल रिएक्शंस occur with the help of enzyme, occur with the help of enzyme, those chemical reaction occur, those chemical reaction occur with the help of enzyme, those chemical reaction occur with the help of enzyme, उसको अपने क्या बोल रहे हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन बोल रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनिए ध्यान से, अब कुछ कुछ पॉइंट सुनना ध्यान से। पहला पॉइंट, हमारे पास मेटाबॉलिक रिएक्शन हमेशा पानी में होते हैं, क्योंकि एंजाइम हमेशा पानी में काम करता है। पहला पॉइंट क्लियर है? बोलो बेटा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, मेटाबॉलिक रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन से फास्ट होंगे क्योंकि उसको एंजाइम करा रहा है। क्लियर है? ठीक है। सेल के अंदर, सेल के अंदर
कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं होता जो बिना एंजाइम के होता हो। सेल में ऐसा कोई रिएक्शन होता ही नहीं है। रीजन बताता हूं क्यों। अगर सेल के अंदर एक भी रिएक्शन स्लो हो रहा होगा ना, उसकी वजह से सारे स्लो हो जाएंगे। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है, तो एक नोट लिख लो फटाफट से। नोट लिखो, नोट लिखो बेटा, नोट लिखो। इनसाइड सेल all reactions are metabolic reactions. Inside cell all reactions are metabolic reactions. सेल के अंदर सारे रिएक्शन क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शन है। यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम क्या बता रहे हैं सुनो ध्यान से। सेल एक कंपार्टमेंट है, ठीक है, उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, और वो केमिकल रिएक्शन कौन से हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। मेटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब वो रिएक्शंस हैं जो एंजाइम करा रहा है। इधर ध्यान दो, पहले बोर्ड मेरी तरफ देखो सारे। आजा भाई जल्दी, लेट क्यों आ रहा है? बैठ जा, लेट क्यों आ रहा है भाई? ट्रैफिक में था सुबह सुबह? अच्छा, पीछे कहा जा रहा है? आगे बैठ। हाँ, ठीक है। देखो नोट में हमने, मैं क्या क्या पॉइंट बोल रहा हूं, मैं जो जो पॉइंट्स आपको बोलते जा रहा हूं उसको सुन लो फिर से। आप बताना आपको बात समझ में आ गई। देखो हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, हम सेल को समझना चाह रहे हैं। सेल एक कंपार्टमेंट था जिसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन बाहर हो रहे हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। अंदर होने वाले जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो मेटाबॉलिक रिएक्शन है। बाहर वाले क्या मेटाबॉलिक रिएक्शन हो सकते हैं? पॉसिबल है, अगर एंजाइम सेल के बाहर रिलीज हो रहा हो। ठीक है, ऐसा कोई एग्जांपल, फंजाई। फंजाई जो भी एंजाइम है सेल के बाहर रिलीज करता है, हाँ या ना? पता है ये बात? जैसे अपने पास जो फंजाई है, देख बेटा, फंजाई जो होती है, फंजाई के ऐसे हाइफे होते हैं, यस। अब ये अपने एंजाइम क्या करता है? बाहर रिलीज करता है, ठीक है। ह्यूमन, इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, यस। ह्यूमन में एक्स्ट्रा है इंट्रा है? कंटाप खाबो भाई। एक्स्ट्रा इंट्रा पापियो, ये एलिमेंट्री केनाल है, ये मान लो ग्लैंड्स हैं, यहां पर एंजाइम यहां रिलीज होता है। एक्स्ट्रा इंट्रा है? एक्स्ट्रा है। क्या हो गया? सही है ना? डाउट तो नहीं है? मेरी बात सुन बच्चे, हमारे अंदर जो है, अच्छा अच्छा कौन सा होता है? एक्स्ट्रा अच्छा होता है, इंट्रा अच्छा होता है? एक्स्ट्रा अच्छा होता है ना? बोलो। नहीं है? क्यों? रीजन बताता हूं। अरे सुन तो, रीजन बताता हूं। रीजन इसलिए बेटा कि अगर किसी चीज को आप बाहर डाइजेस्ट करोगे, उसके बाद डाइजेस्टेड चीज अंदर जाए सेल के अंदर, वो बेटर है। उसकी जगह अब पूरी चीज अंदर चली जाए, उसके बाद फिर वेस्ट बाहर फेंकना पड़े, वो गलत है। समझ में आ रहा है? बेटर एक्स्ट्रा होता है। एक्स्ट्रा क्यों बेटर होता है? सुनो, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, अमीबा है, अमीबा में डाइजेशन सेल के अंदर होता है, फिर वो फूड को बाहर, जो वेस्ट होता है उसको बाहर फेंकता है। ये चीज समझ में आ रही है? लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल एक तरह का पाइप है, इस पाइप में डाइजेशन चल रहा है, तो इसमें मुझे एंजाइम डालने पड़ रहे हैं ना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम किस चीज का बना हुआ है? एक पाइप और ग्लैंड्स, यही है ना, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, पाइप को अपने क्या बोल रहे हैं? एलिमेंट्री कैनाल, जहां पर किसका प्रोसेस चल रहा है? डाइजेशन और फिर एब्जॉर्प्शन। मेरी बात समझ पा रहे हो? भाई पहले चीज तोड़नी है फिर एब्जॉर्ब करनी है, सही है? क्लियर है? अब सोचो कितना मुश्किल हो कि पूरी की पूरी रोटी कैसे जाएगी ब्लड में? सही है? नहीं जा सकती ना? बोलो। ठीक है, अब किस किस चीज को डाइजेस्ट करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। स्टार्च है, स्टार्च को हम तोड़ते हैं ग्लूकोज में। बेटा मैं कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें आपको बताऊंगा, आपके काम की हैं। हम ग्लूकोज को फिर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अगर किसी पर्सन को इंजेक्शन में डायरेक्टली ब्लड में स्टार्च लगा दिया जाए, कोई फायदा होगा? नहीं होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? बोलो। ठीक है, स्टार्च से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसको क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। किसी पर्सन को इंजेक्शन में प्रोटीन लगा दी जाए, नहीं, उसको क्या चाहिए? अमीनो एसिड चाहिए। क्लियर है? सही है। तो बेटर कौन सा डाइजेशन होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर। स्पॉन्जिस में कौन सा होता है? स्पॉन्जिस में एक्स्ट्रा इंट्रा। एक्स्ट्रा कैसे?
ठीक है, आगे देखते हैं कहानी। हाँ भाई, एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब है इसने एंजाइम बाहर यहां रिलीज किया, यही मतलब है भाई, यही मतलब है ना एक्स्ट्रा का। यहां से पानी आया एंजाइम को लेके बाहर, फिर क्या फायदा? पानी आता है ना साइड से और ऊपर से निकल जाता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो। एनसीईआरटी 11th की सबके पास, खोल के चेक करेंगे। पापियों एनसीईआरटी लाया करो। बहुत पिटाई करूंगा नहीं तो। दो चीज क्लास में होनी चाहिए। अच्छा एक चीज और है बेटा, मैं एनसीईआरटी क्लास में पढ़ाऊंगा, ये तो मैं भूल ही गया, मैं तो क्लास में पढ़ाता था। यस, मैं यहां नहीं पढ़ाऊंगा, तुम पढ़ोगे मेरे सामने। नहीं ले ले, पुरानी है तो ला, उसके चैप्टर स्टेपलर लगा लियो। नहीं नहीं बेटा देखो, नई पुरानी का कोई मतलब नहीं है, जो चैप्टर डिलीट हुआ है ना, ऐड थोड़ी हुआ है। क्या लिखा है स्पॉन्जिस में? पेज 49, पेज 49 खोजेंगे। कल से लाना है, लाना है हा? ठीक है। मिला किसी को? एक्स्ट्रा इंट्रा है? एक्स्ट्रा है, सॉरी इंट्रा है, मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूं, इंट्रा है, इंट्रा होना चाहिए। लॉजिक समझ में आ रहा है? हाँ भाई, लॉजिक सुन मेरी बात, आप लॉजिकल तरीके से देखो भाई सारे। एक ऐसा पाइप है जिसमें अगर आप मान लो, ये पाइप नहीं है, ये यहां पर आपने क्या करा, खाना है, यहां पे खाना है, फूड है, ठीक है। अगर मैं एंजाइम यहां रिलीज कर दूं ठीक, लेकिन पानी साइड से एंटर करेगा, उस खाने को, पानी को लेकर बाहर चला गया, जो भी चीज है। तो मुझे कौन सा क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए बेटा? इंट्रा चाहिए, ताकि वेस्ट मैं यहां डाइजेस्ट कर लूं अंदर, मैं वेस्ट बाहर फेंकूं, पानी उसे लेकर बाहर चला जाए। तो कैनाल सिस्टम एक्सक्रीशन में भी तो मदद करता होगा, करेगा नहीं करेगा? वो लिखा होगा एनसीईआरटी में। अगर आप लॉजिकल तरीके से चीजें नहीं सोचोगे, याद नहीं होगी, रट नहीं पाओगे। बेस्ट तो होता है कि एक्स्ट्रा, क्योंकि एक्स्ट्रा में चीजें बाहर तोड़ ली जाती हैं और उसके बाद एब्जॉर्ब करते हैं। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में पूछूं, फंजाई एब्जॉर्ब, मेरे क्वेश्चन देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूं आपके बेसिक्स होने ठीक जरूरी। फंजाई एब्जॉर्ब स्टार्च और ग्लूकोज? ग्लूकोज, क्योंकि वो कौन सा डाइजेशन करता है? एक्स्ट्रा, तो वो सिंपल चीज एब्जॉर्ब करेगा। सोच पा रहे हो? क्लियर है ना ये चीज? तो इस तरीके से अगर आप चीजें सोचोगे तो आपको क्वेश्चंस बायो में बेटा 20,000 क्वेश्चन बना सकते हैं। लॉजिकल तरीके से आपको सोचना शुरू करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है। तो अपने एक चीज समझेंगे, एंजाइम मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल के बाहर भी हो सकते हैं, यस। पर पॉइंट क्या है, उसको हमेशा कौन कराएगा? एंजाइम्स कराएंगे। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन अकर आउटसाइड सेल आल्सो, यस। उसका बेस्ट एग्जांपल है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, जो सारे सेप्रोफाइट्स में होता है। क्या होता है? सारे सेप्रोफाइट में होता है। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, पहले सुनो, आज बातें सुनो, आपको इस चीज से सीखना है। सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो अपना एंजाइम बाहर रिलीज करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को तोड़ के उसको एब्जॉर्ब करते हैं। उसको क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ रही है? उसके लिए उनके स्पोर्स हवा में सब जगह फैले रहते हैं। अभी तुम्हारे सर पर भी मतलब हजारों फंजाई के स्पोर्स हो सकते हैं। क्लियर है? सही है। वो अपना एंजाइम बनाने की कोशिश भी करेंगे, पर स्किन थोड़ा सा रेजिस्टेंट चीज है। और आपको ही पता है कि स्किन क्या करती है, ऑयल बनाती है और बहुत सारी चीजें बनाती है, जिससे वो स्पोर्स जर्मिनेट नहीं कर पाते। ये चीज समझ में आ रही है? अब कोई डेड चीज है, जैसे रोटी गिरी हुई है कहीं पर, उस पर फंजाई ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। और वो क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कर रहा है। आप ये चीज सोचो कि मैं अगर आपसे कहता हूं कि स्पोरोपोलेनिन जो पॉलन ग्रेन में होता है, स्पोरोपोलेनिन ऑर्गेनिक मटेरियल है। वाई? क्योंकि उसे किसी सेल ने बनाया, ठीक है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है किसी लिविंग ने बनाया। पहला पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट क्या है कि स्पोरोपोलेनिन जो है वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट है, मतलब आसानी से खराब नहीं होता। वो लाखों सालों तक पड़ा रह सकता है किसी जगह फॉसिल की फॉर्म में। उसका दो ही रीजन हो सकता है कि या तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चीज, या कोई उसे डाइजेस्ट ना कर पाए। तो स्पोरोपोलेनिन को कोई डाइजेस्ट करने के लिए नेचर में एंजाइम ही नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो? नेचर में कोई एंजाइम ही नहीं है, ऐसा कोई सेप्रोफाइट ही नहीं है जो एंजाइम बनाता हो जो उसे डाइजेस्ट कर दे। क्लियर है? जो एग्जाइम जिसकी बनती है। मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है। तो नेचर में हर वो चीज डाइजेस्ट हो सकती है जिसका एंजाइम प्रेजेंट हो। हम क्यों परेशान है प्लास्टिक को लेके? क्योंकि नेचर में उसका एंजाइम नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो? इसीलिए वो मतलब
इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? क्योंकि नेचर में एंजाइम नहीं है। अब ये लकड़ी जो है, लकड़ी को डाइजेस्ट कर सकते हैं, सेलुलोज होता है तो उसका एंजाइम है नेचर में। सही है? क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो हम लॉजिकल तरीके से सोचेंगे चीजों को। एनसीईआरटीज आप प्लीज अपने साथ रखें, क्योंकि उससे क्या होगा, जैसे कोई भी टॉपिक मैं समझाऊंगा, मैं कहूंगा उसकी एनसीईआरटी पढ़ो, और आप एनसीईआरटी पढ़ते हुए उसका कोई पॉइंट नहीं समझ आएगा, वो क्रॉस पूछोगे मेरे से। सही है? उससे क्लास में एनसीईआरटी होगी। पैटर्न क्या रहेगा, मैं बोर्ड पे समझाऊंगा, नोट्स में लिखवाऊंगा, एनसीईआरटी क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है? आपको एनसीईआरटी पढ़नी आ जाएगी एक्चुअल में, वो जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं एक बार। अभी जो मैं करा रहा हूं एनसीईआरटी में है नहीं, बस बेसिक्स आपके लिखवा रहा हूं थोड़े से। ठीक है, हमने नोट क्या लिखा? ठीक है, नेक्स्ट लिखो सिंस। सिंस इसी में नोट में लिखो, सिंस some enzymes since some enzyme can function since some enzyme can function outside cell can function outside cell। कुछ ऐसे एंजाइम है जो आउटसाइड सेल, अच्छा आउटसाइड सेल फंक्शन करने के लिए उन्हें क्या चाहिए, कंडीशंस। उनको वो टेम्परेचर और वो चीजें मिलनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फंजाई की बात करता हूं, फंजाई 0 डिग्री पे काम नहीं कर रहा है क्योंकि उसके एंजाइम काम नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो भाई, रेफ्रिजरेटर में फंजाई काम नहीं करता, इसलिए रेफ्रिजरेटर में अपने खाना रखते हैं। यस, क्लियर है ना? बोलो। ठीक है, आगे की बात करते हैं। उसके बाद लिखो, हमने एंजाइम्स की बात कर ली बेटा, उसके बाद लिखेंगे बेटा हमने क्या क्या लिखा है, एक बार दिखा दो मुझे जरा। ठीक है, हमने सेल की बात की है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो बेटा, नेक्स्ट लिखो, अगला पॉइंट लिखो उसी में, मतलब नोट खत्म हो गया, अब लिखो अलग से, लिखो लिखो टू सेपरेट आउटर एनवायरमेंट, टू सेपरेट आउटर एनवायरमेंट विद इनर, टू सेपरेट आउटर एनवायरमेंट विद इनर, सेल रिक्वायर मेम्ब्रेन। सेल को किसकी जरूरत है? मेम्ब्रेन की। सेल रिक्वायर मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल को किसकी जरूरत है? मेम्ब्रेन की। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मेम्ब्रेन कोई ऐसी चीज की बनी होनी चाहिए जो पानी को रिपेल करे। क्लियर है? अच्छा, कितने बच्चों को ये पता है कि जो मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है? ये पता है सबको? बोलो बेटा, ये पता है? अच्छा, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। मेम्ब्रेन जो है हमारे पास, इसका लॉजिकल क्या है, मेरी बात समझना। हमने क्या करना है पहले समझो, मैं थोड़ा सा मेम्ब्रेन के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा, आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि ये मेम्ब्रेन से ही आप बहुत सारी चीजें आप समझ पाओगे। यहां से बायोटेक का कॉन्सेप्ट मैं जोड़ सकता हूं, मैं बताऊंगा कैसे। देखो, सबसे पहले मेम्ब्रेन क्या होती है? मेम्ब्रेन जो होगी वो आउटर और इनर एनवायरनमेंट को, देखो ये मान लो मैंने कोई सेल बना दिया बेटा, थोड़ा सा मुझे सुनना ध्यान से, सिर्फ ये सेल बना दिया, तो ये इधर और इधर के एनवायरनमेंट को अलग कर रही है। मैंने कोई ऑर्गेनल बना दी जिसमें मेम्ब्रेन है, वो इधर इसके और इसके एनवायरनमेंट को अलग कर रही है। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ये जो मेम्ब्रेन है जो सेल के बाहर है, इसको सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। इसी नेचर की ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन या जो भी मेम्ब्रेन बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट को अलग करेगी, भाई इधर को ध्यान देना है, इधर ध्यान दो। आउटर और इनर एनवायरनमेंट को अलग करने के लिए ये मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? लिपिड की। ठीक है, लिपिड एक ऐसी चीज होती है जो पानी को अलग रख सकता है, ठीक है, रिपेल कर सकता है। यहां तक समझ में आ रही है? अब क्या होगा, क्या होगा, किसी भी सेल को जिंदा रखने के लिए एक और चीज की जरूरत है कि बाहर से कुछ चीजें अंदर आती भी रहे। ठीक है, नहीं तो सेल जिंदा नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं, हम लोग स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं, उनको डेड कर देते हैं। डेड कैसे करते हैं? डिपोजिशन से, लिग्निन डिपॉजिट करते हैं। अगर इस सेल, ये सेल है, इसके चारों तरफ लिग्निन डिपॉजिट कर दूं तो सेल क्यों मर जाता है? ना बाहर से कोई चीज अंदर आती है, ना अंदर से कोई चीज बाहर जाती है, तो सेल मर जाता है। तो जब हमने ये मेम्ब्रेन बनाई ना, ये मेम्ब्रेन हमने लिपिड की बनाई, जो आउटर और इनर एनवायरनमेंट को आपस में क्या करता था? सेपरेट करता था। अब ये जो मेम्ब्रेन है ना, जो हमने ये लिपिड की बनाई है,
इसमें मुझे कहीं ना कहीं कुछ चैनल्स लगाने पड़ेंगे। किसके चैनल्स लगाएंगे? प्रोटीन के। वो प्रोटीन के चैनल क्या करेंगे? चीजों की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। सही है। जैसे मान लो गैस है, गैस तो डायरेक्ट आर पार चली जाती है, मेम्ब्रेन के आर पार गैस डायरेक्टली चली जाती है बाय डिफ्यूजन। उसके लिए मुझे क्या चाहिए होता है? सिर्फ गैस में डिफरेंस, किसमें? प्रेशर में। यस। फॉर एग्जाम्पल एल्वेलाई, ये एल्वेलाई है, ये ब्लड है। अब इसमें अगर आर पार जा रहा है तो एल्वेलाई क्या होगी? एक सिंगल सेल की होनी चाहिए थिकनेस, इससे ज्यादा तो होनी भी नहीं चाहिए। बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, फिर इसके सेल्स होते हैं। यस। तो यहां पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का मान लो जो भी है, यहां मान लेते हैं, मान लो 96 है, जो भी है हमारे पास, या कुछ भी रखते हैं, यहां उससे कम है तब ये मूव करती है। तो गैस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डायरेक्ट पार कर सकती है। यस। ठीक है, बस क्या डिफरेंस होना चाहिए? पार्शियल प्रेशर का। वाई प्रेशर और पार्शियल प्रेशर में क्या फर्क है? कौन बताएगा? ठीक है, और बताओ, और भी कोई बोलो भाई, बोलो। तूने क्या खाया सुबह? कुछ खाया है? कुछ भी नहीं खाते तुम लोग सुबह? रखा करो यार, कुछ फ्रूट्स वगैरह सामने रखा करो, फिर निपट जाओ क्लास में तुम मेरी। है, कुछ खाया करो। हाँ भाई, अलग खाता है तो एकदम, कि किसी के साथ खाता है? हाँ, तेरा अपना अलग खाना है ना। हाँ, उसका अलग होगा। पार्शियल प्रेशर का मतलब समझ ध्यान से। मान लो यहाँ पर ऑक्सीजन है, वहां ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का अपना इंडिविजुअल प्रेशर काम करेगा। यहाँ ऑक्सीजन 100 है, वहां 10 है, तो ऑक्सीजन अपने हिसाब से काम कर रही है। CO2 है, वो अपने हिसाब से काम कर रही है। इसे पार्शियल कह रहे हैं। मान लो मेरे पास बॉटल है, उसमें सारी गैसें होंगी, वो कंबाइंड प्रेशर है। वो क्या है? कंबाइंड प्रेशर है। लेकिन जब हम बात करते हैं पार्शियल प्रेशर की, तो इंडिविजुअल प्रेशर क्या है? मान लो अंदर यहाँ पे बॉटल दे, कोई बॉटल है किसी के पास? इधर दे बेटा जल्दी से। कोई बात नहीं, देख बच्चे, ये बॉटल है, सही है। इसमें मान लो ऑक्सीजन का प्रेशर 100 है, बाहर 10 है, ऑक्सीजन बाहर आएगी। सही है। भले ही अंदर CO2 का प्रेशर कम हो और CO2 बाहर ज्यादा हो, फिर CO2 अंदर जाएगी। ये चीज समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? ये पार्शियल प्रेशर होता है, इंडिविजुअल प्रेशर। सही है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ जरा, प्लांट्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बाहर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है कम में, दिन के समय? जैसे ये लीफ है, कुछ चीजें बेसिक समझो, ये लीफ है, सही बोल रहा है बेटा। यहां पार्शियल प्रेशर और बाहर पार्शियल प्रेशर, लीफ दिन के समय बाहर आती है ऑक्सीजन, तो कहां ज्यादा होगा? अंदर लीफ में। और लीफ में सबसे ज्यादा कहां होगा? कहां होगा? अच्छा, एक चीज, एक और क्वेश्चन। जहां ब्लास्ट होता है सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहां पड़ता है? वहीं है, पॉइंट ऑफ ब्लास्ट पे पड़ता है। बम फूटेगा तो सबसे ज्यादा वहीं होगा इंपैक्ट, कि दूर होगा थोड़ा सा? जहां एपी सेंटर, मेन पॉइंट। मैं क्यों बोल रहा हूं, सुन। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा वहां होती है जहां वो बनती है। ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन क्लोरोप्लास्ट के अंदर, थाइलाकॉइड के अंदर बनती है। तो सबसे ज्यादा पार्शियल प्रेशर उसका थाइलाकॉइड के ल्यूमन में होगा। सही है। हाँ यार, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जहां कोई चीज बनती है वहां उसका प्रेशर ज्यादा होगा, जहां बन रही है। अब जैसे मैं आपसे पूछता हूं, आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा CO2 का प्रेशर वहां होगा जहां बनती है CO2। कहां बन रही है? टिश्यू में। सही है, वहीं होगा ना जहां बन रही हो। टिश्यू में भी कहां बनती है CO2? माइटोकॉन्ड्रिया में। सेल्स में कहां बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अगर मैं आपको 4 ऑर्गेनल दे दूं, ER, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, CO2 की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा कहां होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है बेटा, लॉजिकल सोचना स्टार्ट करो, नहीं तो बायो में बहुत दुख होता है। मैं पहले बता रहा हूं, अगर आप चीजें सोचोगे नहीं तो बायो दिक्कत करती है, और ये बहुत सारे लोगों को करती है, आपको नहीं, बहुत सारे लोगों को, क्योंकि वो सोच नहीं पाते। ठीक है ना? ठीक है। तो जहां जो चीज बनेगी वहां उसका प्रेशर ज्यादा होगा, और जहां जो चीज, हाँ, यूज होगी वहां पर कम होगा। अब मैं वही चीज आपको बोल रहा हूं कि अगर ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाए तो हमें सांस लेने में दिक्कत क्यों होगी? क्योंकि वो डिफरेंस कम हो गया ना भाई। कम प्रेशर है तो अंदर नहीं आ पाएगी। यस। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अब मैं अगला पॉइंट क्या लिख रहे थे? हाँ, क्या मेम्ब्रेन लिखी है ना? ठीक है, लिखो। मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड,
मेम्ब्रेन कॉमा करके लिखो उसी में, या अगली लाइन से लिखो जैसा आपको समझ में आए। लिखो मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड, मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड। मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है? लिपिड का बना हुआ है, ठीक है। मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड, ठीक है, विच इज हाइड्रोफोबिक, विच इज हाइड्रोफोबिक। भाई हाइड्रोफोबिक सबको पता है, ठीक है, जो रिपेल करता है, विच इज हाइड्रोफोबिक एंड कैन सेपरेट आउटर एंड इनर एनवायरमेंट, आउटर एंड इनर एनवायरमेंट। अच्छा, अगला पॉइंट लिखो, लिखो ऑन मेम्ब्रेन, नेक्स्ट पॉइंट करके लिखो ऑन मेम्ब्रेन, ऑन, ओ एन वाला ऑन भाई, ऑन मेम्ब्रेन प्रोटीन चैनल्स, प्रोटीन चैनल्स प्रेजेंट, प्रोटीन चैनल्स प्रेजेंट, ठीक है, प्रोटीन चैनल्स प्रेजेंट, so that some molecules can enter, some molecules can enter। हाँ भाई, एक मुझे सवाल का आंसर करो, प्रोटीन के क्यों चैनल बनाए, कार्बोहाइड्रेट के क्यों नहीं बनाए? ठीक है, और कुछ बोलो, बाकी बोलो। हाइड्रोफिलिक है। अच्छा, मैं एक से एक आपसे सवाल पूछता हूं। देखो ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार है जो, पहले सुन लो इधर सारे, इधर को देखो भाई, सारे इधर देखेंगे। और दूसरी चीज भाई, अगर उधर की सीट खाली हो तो सब एक ही साइड बैठा करो, उससे क्या रहेगा, मैं एक साइड बात करूंगा, सही है ना? ऐसे कैसे बात करेंगे, रावण थोड़ी इतने ऐसे दिख रहा है मुझे, ठीक है। हाँ, एक ही साइड बात कर, पहले सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो क्या होता है, किसी सेल पे हमारे पास दीवारें हैं, इधर ध्यान दे भाई, इधर ध्यान दे, किसी सेल में इधर दीवारें हैं सारी, ठीक है। अब क्या है कि उन दीवारों पे मुझे गेट्स लगाने हैं। गेट ऐसे हो सकते हैं कि जब वो गेट खुला हो कोई भी आ जाए। दूसरा एक गेट वो हो सकता है कि उस पे वो लगाओ स्कैनर, हम देख सकें कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वाला सही रहेगा, ठीक है। प्रोटीन क्या होती है, शेप के अकॉर्डिंग होती है, उसकी एक अपनी पर्टिकुलर शेप होती है, तो वो सिलेक्ट कर सकता है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। अगर मैं किसी सेल के ऊपर गेट लगाऊं दीवार पे, तो मुझे ऐसे गेट लगाने चाहिए जो सिलेक्ट कर सके क्या है कि कौन सी चीज जाएगी और कौन सी चीज नहीं जाएगी। उसमें बेस्ट प्रोटीन है, उसमें बेस्ट क्या है, प्रोटीन है। मेरी बात समझ पा रहे हो, बोलो, मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। अब मैं आपको इसको एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लो मैंने कहा, ध्यान सुना, मैंने कहा कि यार इंसुलिन, इंसुलिन सबको पता है ना, इंसुलिन के बारे में सबने सुना हुआ है। चलो इंसुलिन कुछ लिखना नहीं, पहले सिर्फ समझ लो। इंसुलिन जो है, इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन कहता है कि जो मान लो ये लिवर ऐसा कुछ होता है, लिवर ऐसे ही होता है, पक्का श्योर हो ना? कोई बात नहीं, ऐसा बना लेते हैं, ये लिवर का सेल है, ठीक है। इंसुलिन कहता है कि मैं क्या करूंगा, ब्लड में से ग्लूकोज घटाना है, सही है, ब्लड में से क्या करना है, ग्लूकोज को घटाना है। अगर मुझे ब्लड में से ग्लूकोज को घटाना है तो क्या करना है, उस ग्लूकोज को ये जो लिवर का सेल है ये ले ले, ये इसको ले ले। अब मुझे एक चीज बताओ, इंसुलिन ब्लड में है, ठीक है, और वो कह रही है कि ब्लड में से ग्लूकोज को घटाना है। तो सबसे पहले तो आप ये सोचो कि ब्लड तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, तो वो लिवर सेल को कैसे बोल पा रहा है, सही है। तो वो क्या करता है कि लिवर सेल में कुछ स्पेसिफिक ऐसे चैनल्स ग्लूकोज के बनवाता होगा ताकि उसी में ग्लूकोज एंटर करे, मेरी बात बाकी सेल्स में ना एंटर करे। मतलब मैं ये आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ऐसा क्यों नहीं होता कि बाकी स्किन सेल उसमें से ग्लूकोज ले ले, ब्लड में से वो ज्यादा ले ले या कुछ करने लगे। ऐसा इसलिए नहीं होता बेटा, क्योंकि हम जिस चीज के चैनल चाहते हैं वही चीज एंटर कर सकती है, सारी चीजें एंटर नहीं कर सकती। मेरी बात समझ पा रहे हो, बोलो, ठीक है। तो इसीलिए प्रोटीन को सिलेक्ट किया गया। प्रोटीन के साथ खास बात क्या है कि प्रोटीन की अपनी एक शेप होती है, सेल सिलेक्ट कर सकता है कि कौन सी चीज अंदर जाएगी कौन सी चीज अंदर नहीं जाएगी। पहले तो उसने दीवारें बना ली। देखो सेल कैसे कैसे बना, सबसे पहले क्या था, बाहर कुछ रिएक्शन हो रहे हैं, कुछ रिएक्शन अंदर हो रहे हैं। तो क्या हुआ, नेचर ने कहा कि एक मेम्ब्रेन जैसा कुछ बना दिया, अंदर वाले रिएक्शन अलग हो गए, बाहर वाले रिएक्शन अलग हो गए। अंदर वाले रिएक्शन ज्यादा स्पीड से हो उसके लिए एंजाइम आ गए, उसके लिए क्या आ गए, एंजाइम आ गए।
अब अंदर जो भी चीजें बनी है वो एक तरह की इंफॉर्मेशन है, मुझे उसको बनाने में लाखों साल लग गए, ठीक है, मुझे क्या लग गए, लाखों साल लग गए। अब मैं हर बार लाखों साल थोड़ी लगाऊंगा, तो उसके लिए फिर डीएनए इवॉल्व हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है? डीएनए में वो इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई। क्लियर है? तो किसी भी सेल को बनाने के लिए मुझे एक मेम्ब्रेन चाहिए, उस मेम्ब्रेन पर मुझे चैनल्स चाहिए ताकि चीजें मूव कर सके अंदर। तीसरी चीज, मुझे सेल के अंदर एंजाइम चाहिए, और साथ में कोई जेनेटिक मटेरियल चाहिए, डीएनए आरएनए में से कुछ भी हो सकता है। पर जब प्रॉपर सेल बना तो प्रॉपरली डीएनए बन गया। ऐसा नहीं था कि स्टार्टिंग, देखो स्टार्टिंग के सेल में आरएनए आया था फिर हट गया, पर जब अब जो हम सेल देखते हैं उन सब में क्या है, हमारे पास डीएनए है। तो किसी भी सेल में एक हमारे पास क्या होनी चाहिए, मेम्ब्रेन, उस पर चैनल्स होने चाहिए, उसके अलावा मेरे पास क्या चाहिए, डीएनए चाहिए जो इंफॉर्मेशन स्टोर कर सके, उसके अलावा मुझे एंजाइम्स चाहिए जो रिएक्शंस को करवा सके। सही है? ये चीज क्लियर है? डीएनए क्यों चाहिए? क्योंकि जब वो सेल डिवाइड करके दो सेल बनाएगा, जो लाखों साल में मैंने इंफॉर्मेशन लाया है उसको मैं कहीं ना कहीं दूसरे सेल में भेज सकूं। यहां तक कोई डाउट है? बोलो बेटा, यहां तक कोई डाउट है? सही है? तो ये सारी चीजें सेल के को लेकर थी, और ये सेल बन कहां रहा था, पानी में। सही है? कहां बन रहा था, पानी में। और ये जो सेल बन रहा था ना, ये एनर्जी कहां से ले रहा था, क्योंकि कोई भी चीज बिना एनर्जी के चलेगी नहीं, जो बाहर रिएक्शन चल रहे थे उनसे ले रहा था। पर बाहर रिएक्शन चल कहां रहे थे, ओशियन में। सही है? और जिन केमिकल्स की वजह से चल रहे थे, जैसे मैंने आपको कीमो ऑटोट्रॉफ पढ़ाया, कीमो ऑटोट्रॉफ क्या करता है, सेल के बाहर केमिकल, ध्यान से सुनना बेटा, मैंने आपको कीमो ऑटोट्रॉफ अगर कभी किसी ने पढ़ा हो, सेल के बाहर कोई ए कन्वर्ट हो रहा है एओ में, मतलब ऑक्सीजन लगी, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सेल के बाहर किसी इनऑर्गेनिक चीज की हम ऑक्सीडेशन करते हैं, उससे जो एटीपी बनती है ना, उससे हम खाना बनाते हैं, इसको कहते हैं कीमो ऑटो। इसको क्या बोलते हैं, कीमो ऑटो। लेकिन अगर सेल के बाहर कोई रिएक्शन चले, उससे जो एटीपी बने उसी को यूज कर ले, तो उसे कीमो हेट्रो बोलेंगे। फर्क समझ में आ रहा है? किसको नहीं समझ में आया दोबारा बताऊं? सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो। ये सेल है, सेल के बाहर केमिकल रिएक्शन चला, उससे जो एनर्जी आई उससे एटीपी बनाई, और उस एटीपी से खाना बनाया। खाना क्यों बनाया? क्योंकि कुछ ऐसा समय होगा कि जब वो केमिकल रिएक्शन नहीं चल रहे होंगे तो खाना यूज करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसे हम कहते हैं कीमो ऑटो। क्या बोलते हैं, कीमो ऑटो। लेकिन अगर जो एनर्जी आई और डायरेक्ट एटीपी यूज कर रहे हैं, वो एनर्जी यूज कर रहे हैं, उसे बोलेंगे कीमो हेट्रो। क्या बोलेंगे उसको, कीमो हेट्रो बोलेंगे। अब पॉइंट क्या है ये सुनो, कीमो हेट्रो वाले बन तो गए, लेकिन वो केमिकल जो बाहर है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। सही है? वो केमिकल खत्म होने लगा क्योंकि ओशन ही तो है। तो उससे पहले बेटा फिर कीमो ऑटो आए, मतलब वो फूड बनाने लगे, और फिर धीरे धीरे उन्होंने पिगमेंट डेवलप किया। समझ में आ रहा है? पिगमेंट डेवलप किया ताकि क्या यूज कर सके, सनलाइट। तो सबसे पहला सेल कीमो हेट्रो आया था। क्या आया था, कीमो हेट्रो। सही है? क्योंकि ओशन के रिएक्शन से लेता था। फिर कीमो ऑटो आया। सही है? फिर क्या आया, कीमो ऑटो आया। फिर उसके बाद आपके पास फोटो ऑटो आया, उसके बाद लाइट यूज करने लगे, क्योंकि केमिकल तो केमिकल है, खत्म हो जाएगा। क्लियर है? बताओ, यहां तक ठीक है? और ये लॉजिकली भी है, क्योंकि भाई आप ओशियन में रिएक्शन चल रहे थे, उनसे सिर्फ पहले आप एनर्जी ले रहे हो, फिर उस एनर्जी से खुद का खाना बना रहे हो। सही है? क्लियर है? बोलो बेटा। अच्छा, अगर आप जब तक खाना नहीं बनाओगे, मेरी बात और सुन लो, मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूं, जब कीमो हेट्रो आए तो क्या कोई कंज्यूमर आया होगा? नहीं आ सकता। जब तक आप खाना नहीं बनाओगे तो दूसरे को क्या खिलाओगे? पॉसिबल है? नहीं है ना भाई। जब खाना बनाओगे तभी तो आप पर कोई खाएगा। तो जब तक ऑटोट्रॉफ नहीं आएंगे तब तक उस पर डिपेंड कोई दूसरा हेट्रो। तो पहले कीमो हेट्रो आए, सही है, उसके बाद कीमो ऑटो आए, सही है, फोटो ऑटो आए, फिर उन पर डिपेंड दूसरी फूड चेन वगैरह बनने लग गई। क्लियर है बेटा? ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, तो अपने कुछ पॉइंट्स और ऐड करते हैं इसमें। लिखो, लिखो। हमने मेम्ब्रेन की बात लिख ली बेटा? ठीक है, उसके बाद लिखो, लिखो, टू स्टोर ऑल इंफॉर्मेशन, टू स्टोर ऑल इंफॉर्मेशन, स्टोर ऑल इंफॉर्मेशन, इवॉल्व इन, इवॉल्व इन, इवॉल्व समझ में आता है? इवॉल्व, इवॉल्व इन लैक्स ऑफ ईयर, लैख लाखों,
लाखों साल, लैक्स ऑफ ईयर, इज स्टोर्ड इन, इज स्टोर्ड इन, इंफॉर्मेशन को स्टोर किया गया, स्टोर्ड इन, किसमें स्टोर कर रहे हैं? डीएनए, स्टोर्ड इन डीएनए, डीएनए लिख लो और ब्रैकेट में लिखो जेनेटिक मटेरियल, ठीक है? हाँ भाई, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? बोल बेटा कुछ। एक्चुअल में क्या होता है मैं तेरे को बताता हूं। जैसे इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज घटाता है। ब्लड में ग्लूकोज घटाने का तरीका क्या है? उस ग्लूकोज का क्या करेंगे? ग्लूकोज को सेल में ले जाएंगे, करेंगे क्या? तुझे घर में दाल रखनी है स्टोर करके, पका देगा उसके, सॉरी, तो फिर ग्लूकोज से एनर्जी क्यों बनाएंगे? किसी को मेरी बात समझ में आई नहीं आई? और बता, एक्चुअल में क्या करेंगे? उस ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना देते हैं। सेल के अंदर ग्लूकोज स्टोर नहीं कर सकते, रीजन बताओ कोई रीजन। अच्छा, तुम लोग को समझ भी आ रहा है? आज कुछ ऐसे ही चल रहा है मामला? नहीं आ रहा? पूछ लो भाई, मैं सिर्फ बेसिक्स चाह रहा हूँ कि कुछ कुछ चीजें तुमसे पूछ लो, मुझे तुम्हारा लेवल समझ में आ जाए, मैं पढ़ा सारा दूंगा, वो मुझे पता है कैसे कराना है। मैं 3 चीजें जरूर कर दूंगा आपको, प्रॉपर नोट्स सारा समझा दूंगा और एनसीईआरटी समझा दूंगा। अब आपको शुरुआत में उसको धीरे पढ़ना है, पर बाद में अपने टाइम बढ़ाते हुए पढ़ते चलना है, ठीक है? अपने डाउट्स पूछ लिया करो, क्योंकि शुरुआत में डाउट्स नहीं पूछोगे, हैबिट डेवलप हो जाएगी इस बात की कि मेरे बगल वाले को शायद आता हो, या सर क्या कहेंगे। सर क्या कहेंगे? सर को नहीं पता तुम्हें कुछ नहीं आता? सर को तो पता ही है जब यहाँ बैठे हो, साफ सीधी बात है। और सारा मुझे भी नहीं आता भाई, मुझे वो आता है जो एग्जाम में आता है, सिर्फ मैं बार बार ये बात बोलता भी हूँ। मुझे उसके अलावा मुझे क्या जरूरत है आने की? नहीं भाई, अब हिस्ट्री की बुक में क्या लिखा है, मुझे क्या जरूरत है आने की? मैं तो ना पढ़ा रहा हूं और ना मुझे उसका काम। मुझे वो आना चाहिए जो तुम्हारे एग्जाम में आए, और तुम्हें भी वही आना चाहिए, सही है? तो कृपया करके पूछने की हैबिट डालो, ठीक है? डरा मत किया करो, उससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है? क्लियर है? इस बात की कोई गारंटी नहीं कि मेरे से पढ़ रहे हो तो सिलेक्ट होगे, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? हाँ पूछो, कोई कुछ पूछ रहा है? नहीं? हाँ, मैं क्या बता रहा था, मेरी बात सुन। किसी भी सेल में मैं ग्लूकोज स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि ग्लूकोज एक सॉल्यूट होता है। सॉल्यूट का मतलब है वो घुला हुआ चीज है। अगर कोई सॉल्यूट किसी सेल में रखोगे तो वो कैसे काम करेगा? उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब, जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे अगर ग्लूकोज की चेन बना दोगे, चेन को कहते हैं ग्लाइकोजन, यस, है ना? इस चेन को अपने ग्लाइकोजन कहते हैं। ऐसे रखना आसान है, नहीं तो अगर सिर्फ ग्लूकोज की फॉर्म में रखोगे ना, तो वो सेल फट जाएगा, क्योंकि वो सॉल्यूट की तरह काम करेगा। सॉल्यूट पानी को बुलाता है अपनी तरफ, और वो सेल क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। इसीलिए किसी भी सेल में प्योर ग्लूकोज ना रख के किस फॉर्म में रखते हैं? या तो ग्लाइकोजन या स्टार्च। समझ में आ रहा है? भाई तुम सोचो ना, कितनी खराब बात है कि तुम स्टार्च खा रहे हो, उसको ग्लूकोज में तोड़ रहे हैं, ब्लड में जाकर फिर ग्लाइकोजन बना रहे हैं, और जब दोबारा यूज करना फिर ग्लूकोज बना रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? स्टोर कर सकें, नहीं तो स्टोर नहीं कर सकते तुम। तो ग्लूकोज को आप ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करोगे, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, सही है? तो इंसुलिन क्या करवाएगा? ग्लाइकोजेनेसिस करा रहा है, सही है? अच्छा, ग्लाइकोजन तोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो इंसुलिन को उसे रोकना चाहिए ना। सोच पा रहे हो भाई? इंसुलिन को क्या करना है? ग्लूकोज घटाना है। अगर मैं ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाता हूं, ध्यान से सुन, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना रहा हूं, ग्लाइकोजन बना रहा हूं ग्लूकोज से, ठीक है? उससे इंसुलिन, उससे क्या हो रहा है? ग्लूकोज घट रहा है। तो ग्लाइकोजन से वापसी ग्लूकोज बनाने को कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जीनो ग्लाइकोजन की लाइसिस, और इसको कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। अब मुझे सोच के बताओ, इंसुलिन को क्या करना है? ग्लूकोज घटाना है, तो उसको ग्लाइकोजेनेसिस बढ़ानी चाहिए और ग्लाइकोजिनोलाइसिस घटानी चाहिए। ये लिखा है तुम्हारी एनसीईआरटी में, ठीक है? जो जो तुम्हारा एंडोक्राइन वाला चैप्टर वहां लिखा है, क्लियर है ना? ठीक है। दूसरा, अगर मैं किसी ऐसी चीज से ग्लूकोज बनाऊं, जैसे ये मार्कर है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ऐसे एक और होता है पायरुविक एसिड, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, मतलब अमीनो एसिड से अगर ग्लूकोज बनाऊं,
उसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इंसुलिन ग्लूकोज घटाता है ना, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होनी चाहिए। तो मैं 3 प्रोसेस के नाम लिख रहा हूं। इंसुलिन क्या करेगा? सबसे पहले ग्लाइकोजेनेसिस, यस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, नो। सही है? और नहीं करेगा ना, घटाना चाहिए। और ग्लाइकोनियोजेनेसिस भी घटाना चाहिए। सही है? और ग्लूकागोन को इसका उल्टा करना चाहिए, क्योंकि वो इंसुलिन का उल्टा काम करता है। कर ले जाओगे? तुम चीजें सोचोगे नहीं, बनेगा नहीं, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है? चीजें सोचना स्टार्ट करो, आपको इंप्रूवमेंट अपने आप होगी। और चीजें रट नहीं पाओगे, बायो में रटी नहीं जा सकती। आप याद कर लो ग्लाइकोजेनेसिस, वहां जाके भूल जाओगे, कंफ्यूज जाओगे। आपको अपने दिमाग में क्या याद रखना है? इंसुलिन क्या काम करता है और उन प्रोसेस के मतलब। सही है? चलिए लिखते हैं। अगला क्या लिखा हमने? ठीक है, अब जरा फटाफट से लिखो बेटा। उसके बाद लिखो, हेडिंग डालो ऐसे, लिखो रिक्वायरमेंट फॉर एवोल्यूशन ऑफ सेल। अब सारी रिक्वायरमेंट को एक साथ लिखो। रिक्वायरमेंट फॉर एवोल्यूशन ऑफ सेल, रिक्वायरमेंट फॉर एवोल्यूशन ऑफ सेल, सारी रिक्वायरमेंट एक साथ लिखो जल्दी। सारी रिक्वायरमेंट्स एक साथ लिखेंगे। फर्स्ट, हाँ भाई, पहली रिक्वायरमेंट लिखो। सबसे पहले लिखो सेल मेम्ब्रेन चाहिए। क्या चाहिए अपने को? सेल मेम्ब्रेन चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट। सही है? पहली रिक्वायरमेंट क्या चाहिए अपने को? सेल मेम्ब्रेन चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट लिखो, दूसरी रिक्वायरमेंट लिखो, दूसरी, हाँ दूसरी लिखो। क्या चाहिए? चैनल्स, हाँ चैनल्स लिखो, चैनल्स ऑन मेम्ब्रेन, चैनल्स ऑन मेम्ब्रेन। क्या चाहिए? चैनल्स चाहिए, किस पे? मेम्ब्रेन पे चाहिए। ठीक है? तीसरी रिक्वायरमेंट, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल टू स्टोर इंफॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल टू स्टोर इंफॉर्मेशन। ठीक है? बोलो जल्दी से बेटा, जेनेटिक मटेरियल टू स्टोर इंफॉर्मेशन। और क्या चाहिए? और बताओ। एंजाइम्स चाहिए, एंजाइम्स, एंजाइम्स फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन, एंजाइम्स फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन। एक चीज और चाहिए बेटा, एनर्जी चाहिए होगी मुझे, है ना? हाँ, फिफ्थ लिख दो, फिफ्थ लिखो, एनर्जी सोर्स। मुझे कहीं ना कहीं से एनर्जी जरूर चाहिए, मुझे कहीं ना कहीं से क्या चाहिए? एनर्जी जरूर चाहिए। क्लियर है? बोलो बेटा। ठीक है, तो ये कुछ जरूरत है मुझे सेल बनाने के लिए। अब मैं कुछ कुछ चीजें आपको बताता चलूंगा, वो सुनना ध्यान से। अच्छा, एंजाइम्स के बारे में पहले बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक बार जेनेटिक मटेरियल के बारे में कुछ बता देता हूं। हेडिंग डालो एक बार, जेनेटिक मटेरियल पढ़ते हैं थोड़ा सा। जेनेटिक मटेरियल, हाँ भाई, कौन कौन बताएगा मुझे जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? ठीक है, बोल, बैठ के बताना यार। ठीक है, ठीक ठीक, ठीक है। और कोई बताओ, बोल बेटा। धागा है, सारा धागा जेनेटिक मटेरियल होता है। देखो, मेरी बात सुनो इधर भाई, इधर देखो सारे। सुना नहीं है भाई? जगते रहना, जागते रहो, इधर ध्यान दे। ठीक है? इधर देखो, ये मान लो मार्कर है। मान लो मैं पूछूं तुमसे मार्कर क्या है, तुम दो ही चीज बता सकते हो, ये किस चीज का बना हुआ है और क्या काम करता है। सही है? अगर तुमसे कोई कोई चीज पूछे बोर्ड क्या है, तो तुम दो ही बात बता सकते हो, ये लोहे का बना हुआ है, इस पे लिखते हैं। ठीक है? ऐसे ही अगर मैं जेनेटिक मटेरियल पूछता हूं, तो तुम ये बता सकते हो भाई ये डीएनए का बना हुआ और ये क्या काम करता है, यही कर सकते हैं। सही है? समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहले अपने ये समझेंगे, ध्यान सुनो। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बेटा? जेनेटिक मटेरियल, वो चाहे केमिकल बोलो या जो भी चीज बोलो, जेनेटिक मटेरियल क्या करता है? सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। और किसकी फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है? जीन्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? जीन्स की फॉर्म में। मेरी बात समझ में आ रही है? जब हम बात करते हैं किसी सेल के जेनेटिक मटेरियल की, इसका ऑटोमेटिकली मीनिंग होता है सारी जीन। सही है?
उसे अपने जीनोम भी बोल सकते हैं। क्लियर है? उसे अपने क्या बोल सकते हैं? जीनोम। जैसे जीनोम शब्द जो है किसी कोशिका, किसी सेल के लिए जीनोम का मतलब होता है एक ऐसा डीएनए जिसपे सारी जीन प्रेजेंट है। सही है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल बनाता हूं, इसका ये न्यूक्लियोइड है, तो न्यूक्लियोइड जो है वो उसका एक नाम है। अब उसको मैं जेनेटिक मटेरियल कह सकता हूं क्योंकि उस पे सारी जीन है। उसका मैं एक और नाम रख सकता हूं, क्या? जीनोम। उसका एक और नाम रख सकता हूं, क्या? जीनोम। यस। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसके अलावा मैंने एक एक्स्ट्रा और प्लाज्मिड बना दिया। प्लाज्मिड सुना होगा सबने? ठीक है। तो प्लाज्मिड मेन जीनोम नहीं है, एक्स्ट्रा जीनोम है, ये एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप इसको ऐसे सोचो ना कि इसमें जीन है, इसमें भी जीन है, तो जेनेटिक मटेरियल वो चीज होती है जिसपे अपने जीन होती है, जो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। अब वो किसका बना हुआ है ये बाद की बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वायरस में वो जेनेटिक मटेरियल आरएनए का हो सकता है। मोस्ट सेल में क्या है? मोस्ट सेल और ऑल सेल? मोस्ट बोलो या ऑल बोलो? ऑल। कोई ऐसा लिविंग सेल ही नहीं है जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो। तो सारे लिविंग सेल में जेनेटिक मटेरियल किसका बना हुआ है? डीएनए का। तो वो बना हुआ है मतलब वो स्ट्रक्चर है उसका, और उस पर क्या प्रेजेंट है? जीन। तो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा बेटा? जेनेटिक मटेरियल वो चीज होगी जिसपे जीन प्रेजेंट होंगी और वो इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। कोई डाउट है? बोलो। यहां तक क्लियर है? लिखो लिखो जल्दी से लिखो। लिखो जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल स्टोर इंफॉर्मेशन, स्टोर इंफॉर्मेशन, स्टोर इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ जीन। किस रूप में? जीन की फॉर्म में। ठीक है? यस। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जीन इज इक्वल टू जेनेटिक मटेरियल हो सकता है? नहीं, क्योंकि किसी भी उसमें बहुत सारी जीन होती है। सही है? बहुत सारी जीन होती है। तो लिख लो, लिखो सम टोटल ऑफ, सम SUM भाई, सम जोड़, हाँ जे वालो, हाँ सम टोटल ऑफ ऑल जीन, सम टोटल ऑफ ऑल जीन इज नोन एज, इज नोन एज, क्या बोलेंगे? जेनेटिक मटेरियल। सम टोटल ऑफ ऑल जीन इज नोन एज जेनेटिक मटेरियल। सही है? बोलो भाई। सम टोटल ऑफ ऑल जीन इज नोन एज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है? इट इज ऑल्सो नोन एज जीनोम। क्या लिखेंगे इसे? ऑल्सो नोन एज जीनोम। ठीक है? क्लियर है बेटा? सही है? ठीक है। अब लिखो इन ऑल लिविंग सेल, इन ऑल लिविंग सेल, इन ऑल लिविंग सेल, इन ऑल लिविंग सेल जेनेटिक मटेरियल इज मेड अप ऑफ डीएनए। इन ऑल लिविंग सेल जेनेटिक मटेरियल, इन ऑल लिविंग सेल जेनेटिक मटेरियल इज मेड अप ऑफ डीएनए। सही है? सभी तरह के लिविंग सेल में जेनेटिक मटेरियल किसका बना होगा? डीएनए का बना होगा। कोई डाउट है इस बात में? ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो ध्यान से, डीएनए का बना हुआ है, उस पर सारी जीन प्रेजेंट है। कोई भी ऐसा सेल नहीं है जिसमें आरएनए होता हो। ठीक है? कुछ ऐसे वायरस है जिसमें क्या होगा? आरएनए होगा, नहीं तो सभी में क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक है? सही है? अच्छा मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि किसी ऑर्गेनल में, ऑर्गेनल मतलब में जेनेटिक मटेरियल होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। सही है? ठीक है, एक और बात लिखो, लिखो आरएनए कैन बी, आरएनए कैन बी, आरएनए कैन बी जेनेटिक मटेरियल, आरएनए कैन बी जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरस। आरएनए कैन बी जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरस। सारे वायरस में नहीं, कुछ में वो क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल होगा। यहां तक कोई डाउट है? ठीक है। अच्छा अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आपके स्किन सेल में जेनेटिक मटेरियल होगा? जिसमें न्यूक्लियस है उसमें होगा? यस? ठीक है। अच्छा अब हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे बच्चे, ध्यान से इधर से सुने, मेरी बात सुने। जेनेटिक मटेरियल यूकैरियोटिक सेल में
क्रोमोसोम की फॉर्म में होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोइड की फॉर्म में होता है। यहां तक कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। जो प्लाज्मिड होता है वो मेन जेनेटिक मटेरियल से एक्स्ट्रा है, सही है। तो उसको हम एक्स्ट्रा जीनोमिक बोल सकते हैं या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बोल सकते हैं। क्लियर? क्या करते हैं हम, इस न्यूक्लियोइड को ही क्रोमोसोम मान लेते हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर क्रोमोसोम होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रॉपर क्रोमोसोम नहीं होते। हम क्या करते हैं बेटा, हम ये मानते हैं कि न्यूक्लियोइड ही क्रोमोसोम है। क्लियर है? न्यूक्लियोइड ही क्या है, क्रोमोसोम है, उसको मान लेते हैं, ठीक है। क्लियर? एक पॉइंट लिखो जरा फटाफट से, लिखो लिखो लिखो। इन यूकैरियोट्स, इन यूकैरियोट्स, इन यूकैरियोट्स genetic material is present in form of DNA and कंप्रेस लिख लोगे? हाँ, कंडेंस या कंप्रेस लिख लो, कंडेंस लिख लो ज्यादा अच्छा है। कंडेंस, कंडेंस वाला कंडेंस, कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, ठीक है। बोलो, ठीक है, क्लियर। अब ये तो जेनेटिक मटेरियल की बात हो गई, ठीक है। जीन क्या होता है, कौन बताएगा? बोल, बैठ के बताना भाई, ठीक है। और बताओ, इंफॉर्मेशन, ठीक है। बेटा जीन क्या होता है, मेरी बात सुन ध्यान से, मेरी बात सुन, इधर देखो सारे, इधर देखो। मान लो अपने ये डीएनए बना रहे हैं, इसका इतना बड़ा पार्ट, देखो डीएनए यहां से लेके यहां तक है, इसका इतना बड़ा पार्ट कोई फंक्शन कर रहा है, कोई इंफॉर्मेशन स्टोर है, उसको कहते हैं जीन। अब मेरी बात सुनना, आपने सेल पढ़ा है? सेल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि यार देख, इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी हो सकती है, पर मुझे यूनिट ऑफ, मतलब एक इंफॉर्मेशन चाहिए, मतलब वो एक ऐसा सेगमेंट चाहिए जो एक सिंगल इंफॉर्मेशन बना रहा हो। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस मतलब एक ऐसा सेगमेंट जो एक फंक्शन करे, मतलब डीएनए का एक पार्ट जो क्या करे, एक फंक्शन करे। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, तुम्हारी शक्लें बता रही, आधों को नहीं आ रहा। पूछ लो भाई, कुछ पूछना हो पूछ लो। बेटा देखो, मैं फर्स्ट क्लास है, मैं थोड़ा स्लो हूँ, प्रॉपर तरीके से आपको कराएंगे, लेकिन मैं जस्ट जज कर रहा हूँ आप लोगों को अभी, क्योंकि मैं आप लोग को जज नहीं कर पाऊंगा तो मैं कुछ और पढ़ा दूंगा फिर, है ना? ठीक है। हाँ, आपको समझना पड़ेगा कि आप में से बहुत सारे बच्चों को बहुत मेहनत की आवश्यकता है। अपने डाउट्स प्लीज पूछा करिए, क्योंकि आपको बायो के अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी है। यदि आप चुपचाप शांति से सिर्फ बैठ के ऐसे ही करेंगे तो नहीं होगा, है ना? ठीक है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आप सब लोग उन परिवारों से बिलोंग करते हैं जहां पर मतलब जरूरत है कि आप उनके लिए कुछ करें, है ना? तो उसके लिए आपको अपने यहाँ पर क्लासरूम में प्रॉपर एफर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, चलो इसको कराते हैं अभी। और क्या टाइमिंग है क्लास की, क्योंकि आपको कुछ गैप भी होगा ना, है? क्या टाइम हो रहा है अभी? अच्छा, तुम्हें इसलिए गंदी गंदी शक्लें बना के देख रहे हो मुझे? अच्छा, कितने फिर उसके बाद दोबारा कब है क्लास? भाग मत जाना भाई, पढ़ाऊंगा फिर से मैं। हाँ, ठीक है। चलो ब्रेक है तुम्हारा, कुछ इसको टाइम को सेट करेंगे प्रॉपर तरीके से, है ना? अभी क्या रहेगा, मतलब गैप, एक दूसरी क्लास हुआ करेगी फिर मेरी हुआ करेगी, ऐसे करेंगे, ठीक है। हाँ, लगातार नहीं होगी, है ना? कहाँ जा रहा है बैग लेके भाई, मना किया अभी मैंने? अच्छा, बैग रख रहा है, हाँ ठीक है, चलो कराते हैं बेटा अभी, है ना?